तुमने बस अपनी भाभी को 2000 युआन ट्रांसफर किए थे, लेकिन अगले ही पल तुम्हारे बैंक अकाउंट में 400,000 युआन आ गए। वजह सिर्फ इतनी थी कि सिंगल होने के बावजूद तुमने एक पेट वाइफ सिस्टम एक्टिवेट कर लिया था। किसकी वाइफ है ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बस पैम्पर करना था। हमारे बेबी का कल फुल मंथ बैंक्वेट है, तुम्हें जरूर आना है। फोन पर उछलती हुई प्रोफाइल पिक्चर देखते ही तुम्हें बेवजह चिढ़ होने लगी। मैसेज भेजने वाली तुम्हारी वही कॉलेज वाली एक्स गर्लफ्रेंड थी, किन युए, जिसके साथ तुम 4 साल रिलेशनशिप में थे। ग्रेजुएशन होते ही उसने ब्रेकअप कर लिया था। जाते जाते बस एक ही लाइन छोड़ी थी, तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। मैं किसी बेटर मैन की हकदार हूँ। तुम कोई सिम्प नहीं थे, इसलिए रोका भी नहीं, लेकिन तुमने इतना आसानी से छोड़ दिया कि किन युए को बुरा लग गया। उसे लगा उसका चेहरा उतर गया। तब से वो तुमसे मन ही मन खार खाए बैठी थी। ब्रेकअप के 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि किन युए तुम्हारे रूममेट ही कियांग की BMW 325 में घूमने लगी। 1 महीने से भी कम में दोनों ने शादी कर ली। शादी में किन युए और ही कियांग ने तुम्हें भी बुलाया। उस समय तुम भी जवान खून में थे और 8,888 युआन का गिफ्ट मनी दे आए। ऊपर से क्लासमेट्स ने कहा, क्या दिलदार आदमी है, क्या ब्रॉड माइंडेड एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन पीछे से सबने तुम्हें बेवकूफ, हराक छुआ, गरीब लूजर कहा जो ऊपर से जाकर दूसरे को पैसे पकड़ा आया। उस बात ने तुम्हें बुरी तरह झकझोर दिया। उसके बाद तुमने पूरा फोकस काम पर लगाया और ठान लिया कि कुछ बड़ा करके दिखाओगे। फिर 2 हफ्ते पहले कंपनी ने तुम्हें फायर कर दिया। रीजन था तुम बहुत हैंडसम हो, कंपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। तुम्हें समझ ही नहीं आया हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचने में तुम्हारे हैंडसम होने का क्या लेना देना। बाद में एक सीनियर ने समझाया, इस लाइन में अच्छा दिखना ठीक है, लेकिन चेहरे पर अपनापन भी होना चाहिए। तुम्हारा हैंडसम होना थोड़ा अग्रेसिव टाइप है, देखकर लगता है जैसे किसी की वाइफ को बहका दोगे। ऐसे में कौन तुमसे सप्लीमेंट्स खरीदेगा। पता नहीं किसने ये खबर बाहर निकाली कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। कॉलेज क्लास ग्रुप तक बात पहुंच गई और उसी समय किन युए के बच्चे के फुल मून एज सेलिब्रेशन का इनवाइट भी ग्रुप में डाल दिया गया। सबने ब्लेसिंग्स दी, बस तुम चुप रहे। तुम्हें लगा इस तरह निकल जाएगा, लेकिन किसे पता था कि किन युए तुम्हें प्राइवेट मैसेज कर देगी। तुमने मन में सोचा, शादी को अभी 9 महीने भी नहीं हुए, बच्चा भी फुल मंथ तक पहुंच गया, अभी मुझे खाने पर बुला रही है। ही कियांग को शक नहीं होगा कि बच्चा मेरा है। जॉब जाने की वजह से तुम पहले से टूटे हुए थे, अब और इरिटेट हो गए। तुमने कैजुअली रिप्लाई किया, इतना भी क्या है, मेरी गिफ्ट मनी के बिना काम नहीं चलेगा। उधर से तुरंत जवाब आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी जॉब चली गई। क्या सच में अब इतनी भी गिफ्ट मनी नहीं दे सकते। हमारी शादी में तुमने 8,888 दिया था, इस बार कम से कम 6,666 तो होना चाहिए। आखिर हमारा रिश्ता इतना अच्छा है, तुम्हें जरूर आना है। ये सीधा तुम्हारी दुखती रग पर वार था। वो औरत तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से जानती थी। 6,666 तो दूर, 600 युआन भी तुम्हारे पास नहीं थे। 2 हफ्ते से घर पर पड़े पड़े खाने के भी पैसे खत्म हो गए थे। बेवकूफी एक बार की थी, दूसरी बार नहीं। अब और किसी का मुफ्त का बकरा नहीं बनना था, लेकिन ऐसे चुप रहकर अपमान भी नहीं सहा जा रहा था। तुम्हारे हाथ की नसें फूल गई। फोन लगभग हाथ में टूटने वाला था कि तभी कानों में एक मीठी आवाज गूंजी, पेट वाइफ कैशबैक सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। कृपया जल्दी से एक वर्चुअस वाइफ से शादी कीजिए और परफेक्ट लाइफ शुरू कीजिए। व्हाट द हेल। तुम बिस्तर पर सीधा बैठ गए, आंखें गोल। सिस्टम भगवान ने सच में दे दिया। फिर अगले ही पल दिमाग चला, रुको, पेट वाइफ कैशबैक, मेरी तो कोई वाइफ ही नहीं है, ऊपर से जल्दी शादी करो। हमारे इस 4th tier सिटी में ब्राइड प्राइस कम से कम 280,000 युआन है। मैं मर जाऊं तब भी नहीं दे सकता। क्या अब सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर बैठकर कोई सेकंड मैरिज वुमन पिक करूं? लेकिन पॉकेट खाली है, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ इस फेस के भरोसे? लेकिन आजकल की औरतें जिस्म लेती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं फिर बेवकूफ नहीं बनूंगा। ठक ठक ठक, दरवाजे की आवाज ने तुम्हारा पागलपन रोका। लिनी, भाभी अंदर आ रही है। बाहर से सॉन्ग किंगशुएंग की मीठी आवाज आई। इस घर में अभी सिर्फ तुम और तुम्हारी भाभी सॉन्ग किंगशुएंग रहते थे। तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बड़े भाई सब मेडिकल स्टाफ थे। उस साल वे सबसे बुरी महामारी वाले शहर गए थे और फिर लौट कर कभी नहीं आए। पीछे बस तुम दोनों रह गए। इतने सालों में गांव का पुराना घर भी गिर चुका था। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। शुक्र था कि सॉन्ग किंगशुएंग के पास अपना फ्लैट था, उसने तुम्हें रख लिया, नहीं तो तुम सच में सड़क पर होते। तुम्हारे जवाब देने से पहले ही सॉन्ग किंगशुएंग डोर खोलकर अंदर आ गई। तुमने रिफ्लेक्स में क्विल्ट खींच ली। हे भाभी, मैं अभी उठी रहा हूँ। तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ी
हाइट 172 सेंटीमीटर, परफेक्ट लॉन्ग लेग्स, स्लिम वेस्ट, ऊपर से बॉडी का प्रोपोर्शन भी काफी इंप्रेसिव, शॉर्ट नीट हेयर, पॉलिश्ड मेकअप और पूरा लुक ऐसा जैसे कोई अर्बन एलीट वुमन हो। लेकिन उसकी एक्चुअल जॉब नर्स की थी। सॉन्ग किंगशुएन ने हाथ बांधकर थोड़ा बेबस होकर कहा, लिनी, ये ठीक नहीं है। इतने यंग होकर ऐसे पड़े रहना सही नहीं। जल्दी कोई जॉब ढूंढो। भाभी को यकीन है कि तुम्हारा अपना करियर जरूर बनेगा। ये कहकर वो तुम्हारे बेड के पास पड़े कपड़े उठाने लगी ताकि धो दे। तुमने ऑकवर्ड होकर अपना अंडरवियर झट से खींच लिया। भाभी, ये मैं खुद कर लूंगा। अचानक तुम्हारे दिमाग में बिजली कौंधी। सिस्टम ने ये थोड़े कहा था कि अपनी ही वाइफ होनी चाहिए। किसी और की वाइफ को पैम्पर करने से भी काम चल सकता है क्या? सोचा और तुरंत एक्शन ले लिया। तुमने सॉन्ग किंगशुएन का हाथ पकड़ लिया। अरे लिनी, क्या कर रहे हो? सॉन्ग किंगशुएन घबराकर हाथ छुड़ाने लगी। चेहरा लाल हो गया। तुम बेहद सीरियस होकर बोले, भाभी, जरा मुझे बोरो करने दीजिए। सॉन्ग किंगशुएन और घबरा गई। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे कैसे बोरो करोगे? नहीं, मेरा मतलब आपका फोन। अब जाकर तुमने पूरी बात कही। वो भी शांत हुई और फोन दे दिया। बात साफ साफ कहा करो। डरा दिया। तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फटाफट उसका पेमेंट कोड खोला और 2000 युआन स्कैन करके भेज दिए। सॉन्ग किंगशुएन ने फोन झट से वापस ले लिया। लिनी, तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे? और ये तो हुआवेई से किया है। तभी तुम्हारे कानों में सिस्टम की आवाज आई, बधाई होस्ट, 10x कैशबैक, 20,000 युआन क्रेडिटेड। तुम एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट नाच उठते, लेकिन सॉन्ग किंगशुएन डर जाती, इसलिए समहाउ खुद को कंट्रोल किया। फिर गहरी आवाज में बोले, भाभी, माँ बाप और भैया के जाने के बाद से मेरी पढ़ाई पर जो खर्च हुआ वो सब आपका था। अब मैं जॉबलेस हूँ, ऊपर से आपके घर रह रहा हूँ। ये बहुत शर्म की बात है। इसे रेंट समझ लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर जॉब ढूंढूंगा और पैसा कमाकर आपके लिए बड़ा घर खरीदूंगा। सॉन्ग किंगशुएन की आंखें भर आई। वो जेन्युइनली इमोशनल हो गई। बेवकूफ लड़के, खुद के खाने के पैसे नहीं हैं और मुझे खुश कर रहे हो। रहने दो, मैं ये पैसे तुम्हें वापस भेजती हूँ और उल्टा मैं तुम्हें 2000 युआन भेजूंगी। उठो और जॉब ढूंढो। ये कहकर वो कपड़े लेकर बाहर चली गई। तुम्हारा सच में रोने का मन हुआ। ये भाभी नहीं, माँ से भी बढ़कर है। अब जबकि सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था, तुम भाभी के पैसे कैसे लेते? भाभी, आपके पैसे नहीं लूंगा। लेकिन उसने पीछे मुड़कर डांट दिया, और आगे से ऐसे इमोशनल डायलॉग्स मत दिया करो। हम फैमिली हैं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फाराजा है। तुम उठकर उसके पीछे भागने वाले थे कि सिस्टम की स्वीट वॉइस फिर आई, बधाई होस्ट, बीइंग लव्ड बाय मैरिड वुमन ट्रिगर्ड कैशबैक 100x, 400,000 युआन क्रेडिटेड। क्या 400,000? तुमने अकाउंट खोला, बैलेंस देखकर सांस अटक गई। 421.65 वॉटएवर, बहुत बड़ा नंबर। तुम्हारी जिंदगी अब सच में ओपन हैक मोड में चली गई थी। एक्साइटमेंट में तुम्हारी आंखें भर आई। तुमने तुरंत 20,000 युआन और भाभी को भेज दिए। अगले ही पल सिस्टम बोला, टारगेट मैरिड वुमन का डेली कैशबैक लिमिट रीच्ड, कृपया नया टारगेट चुने। चुनू तेरी। तुम बड़बड़ाए, मैं क्या भाभी का खून चूसने वाला हूँ? ये तो बस उनका पॉकेट मनी है। उधर से सॉन्ग किंगशुएन की आवाज आई, लिनी, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो चली गई। शायद उसे अभी तक पता भी नहीं चला कि तुमने 20,000 युआन भेज दिए। अब तुम्हें थोड़ा रिग्रेट भी हुआ। उसे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं। अचानक इतना पैसा कहाँ से आया, ये पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? लेकिन तुमने कसम खाई, तुम्हें पैसों का दुख नहीं है। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं, इसलिए कि कैशबैक लिमिट हिट हो गई। तभी किन युए का मैसेज फिर आया, लिनी, तुम सच में इतनी सी गिफ्ट मनी भी नहीं दे सकते हैं? अब तो और यकीन हो गया कि उस समय तुम्हें छोड़ना मेरा 100% सही डिसीजन था। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकती थी। तुम्हारे होंठ फड़क उठे। तुमने तेजी से रिप्लाई किया, कल मैं जरूर आऊंगा और तब जो गिफ्ट दूंगा उसे लेने की हिम्मत रखना। उधर से हंसता हुआ जवाब आया, हाँ, अगर तुम्हें शर्म नहीं तो आ जाओ। तुम जितनी भी गिफ्ट मनी दोगे मैं लेने को रेडी हूँ। किन युए ने फोन साइड में फेंका और नीचे पड़े ही कियांग को हिलाया। उफ, बेटा अभी फीड करके सोया है और तुम फिर से शुरू हो गए। और तुमने लिन यी को बुलाने पर इतना इंसिस्ट क्यों किया? उसकी जॉब तो गई हुई है। ही कियांग ने गोल्ड रिम ग्लासेस ठीक किए और ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि शादी में उसने बड़ा बनकर 8,888 दिया था। क्लासमेट्स ने उसे 1 साल तक चिढ़ाया। बहुत मजा आया, अब देखता हूँ फिर कितना बड़ा बनता है। किन युए ने हाफते हुए कहा, वो सच में कल आने वाला है। ये आदमी कभी नहीं सीखेगा। ही कियांग ने गंदी हंसी हंसी, क्या हुआ? उसे लेकर पिटी फील कर रही हो? आखिर तुम दोनों एक ही बेड पर 4 साल सोए थे। छी! किन युए का चेहरा लाल हो गया। तुमने ही तो मुझे इसलिए छीना था
क्योंकि मैं उसके साथ रह चुकी थी। ही क्यांग और एक्साइटेड हो गया। मुझे तो यही पसंद है, दूसरे आदमी की औरत के साथ सोने का थ्रिल। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी एक्स और उसका हस्बैंड इतने ट्विस्टेड निकले। लेकिन ही क्यांग को ये भी नहीं पता था कि शादी के बाद इस 1 साल में किन युए ने तुम्हें कई बार सीक्रेटली मैसेज किया था। कभी कभी ड्रंक वॉइस नोट्स भी। सब में ही क्यांग की बेडरूम इनकम्पिटेंस की शिकायत होती। तुमने कभी रिप्लाई नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि एक्स को वापस उसे करो, कभी एक्सपोज भी नहीं किया। आखिर उसकी फर्स्ट टाइम तुमने ली थी और 3 साल से ज्यादा उसके साथ रहे थे। तुमने सोचा था कुछ डिग्निटी उसके लिए छोड़ दो, लेकिन अब वो बार बार तुम्हें इंसल्ट कर रही थी। अब तुम्हारी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। ग्रेजुएशन के सिर्फ 1 साल में 400,000 युएन सेविंग्स। ये उसी बैच के रिच सेकंड जन बॉयज में भी बहुत कम के पास होगा। ही क्यांग के घर में थोड़ा पैसा था, लेकिन सिटी का हाउस लोन भी चल रहा था। उससे 400,000 निकालना इम्पॉसिबल था। फिर भी तुम्हें लगा ये काफी नहीं है, इतना गैप क्रिएट नहीं होगा कि वे क्लास डिफरेंस फील करें। तुम्हें उन्हें एहसास कराना था कि अब तुम्हारे और उनके बीच एक ऐसी क्लास बैरियर है जो क्रॉस नहीं की जा सकती। तुम्हारी आंखों में दिखावे की भूख नहीं थी, बस पैसे की प्यास थी। ये इंसल्ट वाला हिसाब बराबर करना ही था। भाभी से अब कैशबैक नहीं मिलेगा। अभी तक की टेस्टिंग से लग रहा था कि मैरिड विमेन पर कैशबैक पॉसिबल है, लेकिन डेली लिमिट के साथ। इसलिए तुमने सोचा पहले सेफ टेस्टिंग करनी चाहिए। डेली कैशबैक काउंट की लिमिट समझनी होगी। कपड़े पहनकर तुम नीचे उतरे और बगल की सुपरमार्केट की तरफ भागे। वहाँ की बॉस लेडी वैंग में हमेशा की तरह बेहद रिवीलिंग कपड़ों में थी। तुम्हें देखते ही वो जानबूझकर काउंटर पर झुककर बैठी, ऊपर का सफेद हिस्सा दिखाते हुए, जैसे खुलकर टीज कर रही हो। ओहो हैंडसम बॉय, आज याद आ गई मेरी। सिगरेट लोगे? आज सिस्टर फ्री में देगी। तुमने मन में सोचा, हैंडसम होने से पेट नहीं भरता, लेकिन फ्री सिगरेट मिल जाए तो बुरा क्या है। बस दिक्कत यह है कि कहीं सिगरेट लेने के बाद बॉस लेडी को सिगार न देनी पड़ जाए। मेजिए, मजाक मत करो, आपसे बहुत सिगरेट उधार पी है, आज रीपे करने आया हूँ। असल में तुम सिस्टम की कैशबैक लिमिट टेस्ट करने आए थे। उसने टीज करते हुए कुछ कहा, लेकिन तुमने सीधे उसके काउंटर वाले QR कोड को स्कैन किया। 1000 वैम में चौंक गई। अरे हैंडसम, अचानक 1000 क्यों भेज दिए? आज क्या यहाँ पूरी रात रूम बुक करने वाले हो? ये 30+ मैरिड वुमन सच में भेड़िया लेवल की थी। तुम सीधा जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, बस ऑकवर्ड हंसी के साथ बोले, मेजिए, आपका एहसान याद है। पॉकेट में पैसा आया तो सोचा पुराने सिगरेट के पैसे पहले चुका दूं। इतना बोलते ही सिस्टम की आवाज गूंजी। टारगेट मैरिड वुमन हैज अफेक्शन लेवल 100% टुवर्ड होस्ट। कैशबैक मल्टीप्लायर क्रेडिट 100 एक्स ट्रिगर्ड। 100,000 युएन क्रेडिटेड। तुम दंग रह गए। 100% अफेक्शन? ये वैंग में सच में तुम्हारे साथ सोना चाहती है। ऊपर से कैशबैक मल्टीप्लायर क्रेडिट भी 1000 गया, 1 लाख आया। अब अमीर न बनो तो कैसे? पैसों के एक्साइटमेंट से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। वैमे को लगा तुम शर्म से लाल हुए हो। उसे तुम्हारी यही इनोसेंट बॉय वाली लुक बहुत पसंद थी। उसका हस्बैंड साल भर सी राउट पर रहता था। उसके आसपास लस्ट वाले मर्दों की कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई उसे दिलचस्प नहीं लगा था। छोटे, इतना तो सिर्फ सिगरेट का पैसा नहीं होगा। सच सच बताओ, सिस्टर पर कुछ दिल तो नहीं आ गया? वो काउंटर से उठकर तुम्हारी तरफ झुकी। सामने फैली सफेदी की विजुअल पावर देख तुम पीछे हट गए। मेजिए, मजाक मत करो, मैं और भेज देता हूँ। समझो आपके पास डिपॉजिट रखा है। तुम अपना असली मकसद नहीं भूले। फिर 1000 युएन स्कैन कर दिए। 1000 वैम मैंने पेमेंट साउंड सुनी और होंठ चाटे। छोटे, सब अडल्ट है, सिस्टर समझती है। तुम ऊपर चले जाओ, मैं दुकान बंद करके आती हूँ, फिर डम्पलिंग्स बनाकर खिलाऊंगी। अब तो तुम्हारे पसीने छूट गए। तुम इंस्टिंक्टिवली पीछे हटे। तभी सिस्टम ने फिर रिपोर्ट किया, टारगेट मैरिड वुमन डेली कैशबैक काउंट रीच्ड लिमिट। टारगेट अफेक्शन लेवल टू होस्ट रीच्ड 200%। कैशबैक काउंट अपर लिमिट +1। क्रिट मल्टीप्लायर कैनॉट ट्रिगर। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, 10,000 युएन क्रेडिटेड। अब तुम्हें सिस्टम का और डेटा मिला। मैरिड विमेन पर डेली कैशबैक काउंट 1 बार का था, लेकिन अगर उनका अफेक्शन लेवल जरूरत से ऊपर एक्सप्लोड कर जाए तो डेली काउंट बढ़ सकती है। यानी वैंग में पर अब रोज कम से कम 2 बार कैशबैक निकाला जा सकता है। बस फिर क्या था? तुम वहाँ से पीछे मुड़कर देखे बिना भाग खड़े हुए। पीछे से वैंग में की मोहक आवाज आई, अरे छोटे, भाग क्यों रहा है? डम्पलिंग्स बना कर रखूंगी, कभी भी आ जाना। तुम्हें लगा जैसे किसी मकड़ी के जाल से जान बचाकर निकले हो। बस में बैठकर ही चैन की सांस आई। वैन में पर कैशबैक लिमिट बढ़ गई थी,
लेकिन उस राउट में रिस्क बहुत था। जरा सी गलती और खुद फंस जाओगे। नहीं, सावधान रहना पड़ेगा। तुमने मन में कहा, शंग राजाओं का हश्र याद रखना चाहिए। चीट कोड है तो इसका मतलब ये नहीं कि पागल हो जाओ। अकाउंट खोला, बैलेंस 500,000 क्रॉस कर चुका था। पाव जमीन पर नहीं लग रहे थे, लेकिन अगले ही पल कार और हाउस के बजट दिमाग में आए और तुम शांत हो गए। नहीं, ये पैसा सीड मनी है, इसे यूं ही उड़ाना नहीं, मनी से मनी बनाना है। फिर सोचा, अगला टारगेट कौन, और क्या डायरेक्ट कैश की जगह सेम वैल्यू गिफ्ट देकर भी कैशबैक मिलेगा, ये भी टेस्ट करना होगा। इसी बीच बस में एक प्रेग्नेंट वुमन चढ़ी। वो बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्ट कार्ड निकाल रही थी। तुम तुरंत उठे, दीदी रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ, आप यहाँ बैठिए। तुमने उसे सीट दी और कार्ड भी स्वाइप कर दिया। प्रेग्नेंट वुमन थोड़ा सरप्राइज्ड हुई कि इतना हैंडसम लड़का इतना काइंड भी है। वो बैठकर स्माइल के साथ तुम्हें देखने लगी। उसकी नजर से तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, 20 युआन कैशबैक क्रेडिटेड। अभी तुमने 2 युआन बस फेयर दिया था, 20 युआन वापस आए, यानी बेसिक कैशबैक मल्टीप्लायर 10x है। हैंडसम, ये स्निकर्स रख लो। प्रेग्नेंट वुमन ने सीधे एक चॉकलेट बार तुम्हारे हाथ में दे दी। तुमने मन में सोचा, क्या मैं इतना भूखा दिखता हूँ? तभी सिस्टम फिर बोला, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, रिसीव्ड अफेक्शन फ्रॉम अ मैरिड वुमन, 500 युआन क्रेडिटेड। ठीक, स्निकर्स 5 युआन की, पेड बाय मैरिड वुमन, बेसिक कैशबैक 100x। डेटा क्लियर, थैंक्स सिस्टर, मैंने तो आपका फायदा उठा लिया। बस फेयर सिर्फ 2 युआन था और ये स्निकर्स 5 युआन का है। तुमने चॉकलेट पॉकेट में रखी और मन में कसम खाई कि ये 500 युआन के लिए नहीं किया था। बिल्कुल नहीं। प्रेग्नेंट वुमन तुम्हारा स्निकर्स पॉकेट में रखना देखकर मुस्कुराई, फिर तुम्हें एक फ्लर्ट भरी नजर मारी। अरे छोटे, फायदा नुकसान की बात क्यों करते हो? मुझे तुम अच्छे लगे, वेचैट ऐड कर लो। वो खुद फोन निकाल चुकी थी, अब मना कैसे करते? तुमने तुरंत ऐड कर लिया। ये सीन देखकर बस में कई लोगों की आंखें तिरछी हो गई। एक बॉल्ड मिडिल एज्ड आदमी तो बड़बड़ाया भी, समाज का हाल देखो, आजकल के प्रिटी बॉयज प्रेग्नेंट विमेन को भी नहीं छोड़ते। तुमने ऐसे जेलस लूजर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन ने हल्का सा ब्रो चढ़ाया। तभी बस रुकी। दूर खुलते ही सूट पहनी एक यंग वुमन जल्दी से अंदर आई और प्रेग्नेंट वुमन को सपोर्ट किया। लैंडजोंग, सॉरी, मेरी कार लेट हो गई, आपको बस लेनी पड़ी। अब पूरे बस का ध्यान उधर चला गया। तुम भी थोड़ा स्टंड हुए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ये प्रेग्नेंट वुमन कोई बॉस टाइप होगी। बस के आगे जो मिलियन युआन लेवल मर्सिडीज नैनी वैन खड़ी थी, उसने सब साफ कर दिया। काफी लोगों की नजरों में जेलसी आ गई। वो बॉल्ड आदमी तो ऑलमोस्ट खून पीने लगा। प्रेग्नेंट वुमन को शायद लगा कि उस बॉल्ड आदमी को और जलाना चाहिए। उतरने से पहले वो तुम्हारी तरफ स्वीट स्माइल के साथ बोली, छोटे, बहन की कार में चलोगे? अब तो तुम बस के स्टार बन गए। सबको लगा ये वो गोल्डन चांस है जिससे तुम 20 साल की स्ट्रगल बचा सकते हो। ऊपर से बाय 1 गेट 1 फ्री। कार में बैठो तो शुगर हस्बैंड, नीचे उतरो तो इंस्टेंट डैडी। ऐसे सवाल का जवाब आजकल के नौजवानों के लिए बहुत इजी होता है। वो बॉल्ड आदमी तो जेलसी में फटने वाला था। मन कर रहा था तुम्हारी जगह खुद हाँ बोल दे, लेकिन तुमने बस हल्की स्माइल के साथ हाथ हिलाया। नहीं सिस्टर, आप ध्यान से जाइए, महीने बड़े हो गए हैं, हेल्थ का ध्यान रखिए, बाद में वेचैट पर बात करेंगे। प्रेग्नेंट वुमन उतर गई। जाते जाते हाथ हिलाया, आंखों में हल्की डिसअपॉइंटमेंट थी। बस चल पड़ी। पीछे से बॉल्ड आदमी फिर बड़बड़ाया, सामने आई रिच वुमन को भी नहीं पहचानता, क्या इडियट है? तुमने परवाह नहीं की, लेकिन बाहर दूर जाती लक्जरी कार को देखकर तुम्हें किसी और की याद आ गई। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मोटा दोस्त, उसकी वाइफ कई दिनों से कार मांग रही थी, लेकिन उनके घर में तो शादी का ब्राइड प्राइस भी उधार से निकला था। कार कहाँ से आती? ऊपर से तुम उसके 20,000 युआन अब तक नहीं लौटा पाए थे। ये बात हमेशा तुम्हारे दिल पर बोझ थी। अब भाई के पास पैसा है। सोचा, भाई तेरी जिंदगी पलटने का टाइम आ गया। तेरी वाइफ को मैं एक बार पैम्पर करूंगा। तुम तुरंत बस से उतर गए और सीधे मोटे दोस्त की वाइफ झाओ होंगजुन को कॉल लगा दिया। उधर इसी वक्त झाओ होंगजुन और तुम्हारा दोस्त झू ताओ उसी 20,000 युआन को लेकर बुरी तरह लड़ रहे थे। मर क्यों नहीं जाते तुम? कैसे कैसे दोस्त बनाए हैं, बचपन का दोस्त बोलते हो। 20,000 युआन कब लौट आएगा? झाओ होंगजुन हाथ कमर पर रखे आग उगल रही थी। हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर, वेट करीब 150 जिन, बॉडी भरपूर, लेकिन चेहरा इतना फाइन कि कोई उसे मोटा नहीं कहे। ऐसा मीट फिट ब्यूटी टाइप जिसे मैच्योर मर्द ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। और तुम्हारा फ्रेंड झूताओ, अब वो नाम का ही मोटा था। शादी के 6 महीने में 60 जिन कम हो गए थे, 200 प्लस से गिरकर लगभग 140। हाइट 182 सेंटीमीटर, साफ दिखता था मैरिज आदमी को धीरे धीरे काटती है। ऊपर से झूताओ हार्डकोर वाइफ स्लेव था, अभी भी डांट खाकर पोछा बना हुआ था। वाइफ
प्लीज गुस्सा मत करो। लिन यी कोई आउटसाइडर नहीं है। 3 दिन पहले उसके माँ बाप सब चले गए। बहुत दया की बात है, पैसा लौटा देगा। मैं तुम्हें बाद में गोल्ड चेन दिलाऊंगा। झाओ होंगजुन भड़क गई। किस बात? आज की गोल्ड चेन? ये 20,000 युआन मिल जाए तो 30,000 और जोड़कर कार का डाउन पेमेंट हो जाए। वो खटारा संतान चलाकर मरना है क्या? झू ताओ का चेहरा और उतर गया। वाइफ, मुझे पता है तुम मेरे लिए सोच रही हो, लेकिन लिन यी की हालत सच में बुरी है। जॉब गई हुई है। एक्स गर्लफ्रेंड ने भी बच्चे के फुल मंथ बैंक्वेट में गिफ्ट मनी भेजने को कहा है। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। मैं उससे कैसे मांगू? झाओ होंगजुन और भड़क गई। अच्छा, अब तुम उसे सपोर्ट भी करोगे? वही प्रिटी बॉय, अभी कॉल लगाओ और पैसा वापस मंगवाओ। आगे से उसके साथ उठना बैठना बंद। झू ताओ का चेहरा उतर गया। झाओ होंगजुन, हद मत करो। लिन यी मेरा भाई है, कम से कम बेसिक रिस्पेक्ट तो दो। वो अब भी तुम्हारे लिए बोल रहा था। 30 years ईस्ट रिवर, 30 years वेस्ट रिवर। मेरा भाई एक दिन जरूर उठेगा। झाओ होंगजुन ने घृणा से होंठ मोड़े। नमकीन मछली उलट भी जाए तो मछली रहती है। तभी तुम्हारी कॉल आ गई। झाओ होंगजुन ने फोन देखा और चौंक गई। लिनी मुझे क्यों कॉल कर रहा है? झू ताओ भी कंफ्यूज हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने अपनी फिल्म बना ली। वो जरूर बोरो करना चाहता होगा, लेकिन मुझसे कहने में शर्म आ रही होगी, इसलिए तुझे कॉल किया है। ये कहते कहते वह तो झाओ होंगजुन के सामने घुटनों पर बैठ गया। वाइफ, प्लीज फेस रख लेना, उसे डांटना मत। जितना हो सके थोड़े पैसे दे देना। झाओ होंगजुन का खून खौल उठा। उसे सबसे ज्यादा यही पसंद नहीं था कि झू ताओ तुम्हारे लिए इतना सॉफ्ट हो। एक समय तो उसने ये तक सोचा था कि कहीं तुम दोनों गे तो नहीं, लेकिन उसका दिल फिर भी सॉफ्ट पड़ा। उसने झू ताओ को उठने से रोका। ठीक है, समझ गई, लेकिन कॉल उठाने से पहले गहरी सांस लेकर बोली, सुन लो, तुम्हारा ये भाई मुझे हमेशा से कैरेक्टरलेस फेस वाला लगा है। हो सकता है मुझ पर नजर हो। अगर उसने कोई बेहुदा हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झू ताओ ने राहत की सांस ली। इम्पॉसिबल। लिनी को वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि झाओ होंगजुन फट पड़ी। मर जाओ तुम। धप। झू ताओ सच में दोबारा घुटनों पर था। फोल्डेड हैंड्स के साथ उसे कॉल उठाने को कह रहा था। काफी मुश्किल से खुद को काम करके झाओ होंगजुन ने फोन टेबल पर रखा, स्पीकर ऑन किया और कॉल रिसीव की। हेलो, भाभी बोल रही है? तुम्हारी आवाज आई। झाओ होंगजुन ने जवाब दिया, हाँ। लिनी, क्या झू ताओ से बात करनी है? तुमने जल्दी से कहा। नहीं भाभी, मैं तो आपसे ही बात करना चाहता था। ये सुनते ही झू ताओ के दिल में धक हुआ। झाओ होंगजुन ने उसे घूरा और मुंह दबाकर बोली, मुझसे? बोलो, क्या बात है? हाँ, भाभी, ये काम फेस टू फेस ही हो सकता है। आप प्लीज अकेले आइए, एड्रेस भेज रहा हूँ। तुम्हारी आवाज में एक्साइटमेंट छिपाए नहीं छिप रही थी, एक सरप्राइज देने वाला फील आ रहा था। उधर झू ताओ का चेहरा हरा पड़ गया। ऐसा क्या काम है जो फेस टू फेस ही होगा? लिनी, तू तो गजब कर रहा है। तुम्हारी आवाज फिर आई। भाभी, सुन रही हो ना? एड्रेस भेज दिया, आप जल्दी आ जाना। और हाँ, अपना आईडी कार्ड साथ लाना मत भूलिएगा। आईडी कार्ड? अब तो झू ताओ की आंखें बाहर आने लगी और झाओ होंगजुन का चेहरा भी लाल हो गया। उसने दांत भींचकर पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आईडी कार्ड चाहिए? जरूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा। और हाँ भाभी, प्लीज झू ताओ को मत बताना, नहीं तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। तुम्हारी आवाज इतनी एक्साइटेड थी कि सच में चोरी छिपे अफेयर जैसा फील दे रही थी। अब झू ताओ फोन छीनना चाहता था, लेकिन वो बोल भी नहीं पाया, बस डेस्परेटली अपनी वाइफ को मना करने का इशारा करता रहा। लेकिन झाओ होंगजुन अब और इंसल्ट फील कर रही थी। उसने उल्टा स्माइल के साथ जवाब दिया, ठीक है भाभी, अभी आईडी कार्ड लेकर आती है। कॉल कट गई। झू ताओ ने झाओ होंगजुन को कसकर पकड़ लिया। वाइफ, मत जाओ, इम्पल्सिव मत हो। लेकिन उसने उसे झटक दिया। मैं इम्पल्सिव हूँ? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरी इज्जत उतारने पर तुला है और तुम अभी भी चुप हो? बहुत अच्छा, मैं जाती हूँ। काम निपटाकर उसके लिए डम्पलिंग्स भी पैक कर दूंगी और तुम्हें सामने बैठा कर खिलाऊंगी। ये कहकर उसने आईडी कार्ड उसके सामने लहराया, बैग में रखा और बाहर निकल गई। वाइफ, कुछ गलत मत करना। झू ताओ पीछे भागा, लेकिन झाओ होंगजुन का प्रेशर ऐसा था कि लिफ्ट तक चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सीढ़ियां भागा, लेकिन सीढ़ियां लिफ्ट जितनी तेज कहा। जब तक वो गेट पहुंचा, झाओ होंगजुन टैक्सी में बैठ चुकी थी। उसने विंडो नीचे करके कहा, मैंने लोकेशन शेयरिंग ऑन कर दी है, जितनी जल्दी हो सके पीछे आना, नहीं तो चीटिंग पकड़ तेप करते लेट हो जाओगे। अगले ही पल टैक्सी उड़ गई। झू ताओ अपनी संतान तक दौड़ा, लेकिन किस्मत खराब हो तो इंजन भी स्टार्ट नहीं होता। कई बार कोशिश की, स्टार्ट ही नहीं। जल्दी स्टार्ट हो, नहीं तो मेरी वाइफ गई। आखिर उसने कार छोड़ दी, एक शेयर्ड बाइसिकल स्कैन की और पूरी जान लगाकर पेडलिंग शुरू कर दी।
फोन में लाइव लोकेशन बहुत तेजी से मूव कर रही थी। फिर अचानक लोकेशन रुक गई। झू ताओ ने नीचे देखा। 4 वर्ड्स ने उसके होश उड़ा दिए। 7 डेज होटल लिनी, तू इंसान नहीं है। तुझे कब से दूसरों की वाइफ पसंद आने लगी? वो बाइसिकल इतनी तेज चला रहा था कि चेन से चिंगारियां निकले, लेकिन होटल अभी 2 रोड्स दूर था। उधर झाओ होंगजुन टैक्सी से उतरी। होटल देखकर वो खुद भी हिल गई। पीछे मुड़कर देखा, हस्बैंड की फटी संतान कहीं नजर नहीं आई। तभी तुम सामने से मुस्कुराते हुए आए। अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी आ गई। तुम अचानक सामने आए तो वो सच में डर गई। 2 कदम पीछे हट गई। नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। लिनी, तुमने मुझे क्यों बुलाया और आईडी कार्ड क्यों मांगा? तुम चमकती स्माइल के साथ ले भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? कहते हुए तुम उसके करीब बढ़े। आईडी कार्ड तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। झाओ होंगजुन की नजर में तुम इस वक्त पूरी क्रीपर स्माइल के साथ उस पर टूट पड़ने वाले लग रहे थे और वो चीख उठी, दूर रहो तुम कमीने। झू ताओ तुम्हें भाई मानता है और तुम मुझे सोना चाहते हो? तुम खुद भी उसकी चीख से घबरा गए। लोग इधर उधर देखने लगे। तुम जल्दी से आगे बढ़े और उसका मुंह ढक दिया। भाभी, आप गुस्सा मत होइए। मुझे पता है आपको मेरे बारे में प्रेजुडिस है, लेकिन इतनी जोर से मत चिल्लाइए। इतने लोग देख रहे हैं, कोई और समझेगा तो मैं ही क्रिमिनल लगूंगा। तुम्हारी बात सुनते ही वो थम गई। तुमने हाथ हटाया, लेकिन वो अब भी डिस्टेंस बनाकर खड़ी रही। तुमने मुझसे आईडी कार्ड मंगाया, होटल बुलाया, और क्या मतलब था? रूम खोलना नहीं था तो क्या था? ये सुनते ही तुम दंग रह गए। भाभी, कैसी बातें कर रही है? मैं वो टाइप का आदमी हूँ क्या? तुमने आंखें फैलाकर एक एक शब्द अलग अलग बोला। मैंने आपसे आईडी कार्ड इसलिए मंगाया क्योंकि कार खरीदनी है और रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। आपको तो हमेशा से झू ताओ की वो टूटी संतान बदलनी थी ना? क्या कार? झाओ होंगजुन पूरी तरह ब्लैंक। तुमने माथे पर हाथ मारा। हाँ, मैं झू ताओ को 20,000 युआन देना बाकी हूँ। उसकी शादी में भी कुछ मदद नहीं कर पाया। अब मेरे पास थोड़े पैसे आए हैं तो कुछ करना तो बनता है। झाओ होंगजुन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। क्या सच में मैंने गलत समझ लिया? लेकिन अगले ही पल उसने होटल बोर्ड देखा और फिर सस्पिशियस हो गई। झूठ मत बोलो, कार खरीदने होटल में कौन आता है? तुमने साइड में उंगली की। भाभी, बगल में 4S डीलरशिप है। वहाँ की टी स्नैक्स यहाँ होटल लॉबी से भी बेकार है, इसलिए मैं यही वेट कर रहा था। मुझे क्या पता था कि आप गलत समझ लेंगी। उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस फैल गई। तो तुम जो कह रहे हो वो सच है? तुमने हाथ से साइड हटकर जेस्चर किया। सच है या नहीं? एक बार कार खरीद लेते हैं, पता चल जाएगा। उसने होंठ काटे, पीछे देखा। अब भी हस्बैंड नहीं आया। फिर भी झू ताओ के आने का वेट कर लेते हैं। तुम एकदम तड़प उठे। क्या आपने उसे बता दिया वो पीछे है क्या? जल्दी चलिए, अगर वो आ गया तो सरप्राइज गया। इतना कहकर तुमने उसका हाथ पकड़ा और सीधा पास वाले मर्सिडीज 4S स्टोर में घुस गए। अरे लेनी, ये सब मर्सिडीज है, बहुत महंगी होती है। उसी समय उसका फोन बजा। झू ताओ का कॉल। लेकिन तुमने फोन झपट कर डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया। उसकी चिंता छोड़िए, आईडी कार्ड इसलिए चाहिए था कि कार आपके नाम पर रजिस्टर होगी। आगे झू ताओ को उसे करने देना है या नहीं, वो आपके मूड पर डिपेंड करेगा। झाओ होंगजुन तो पूरी तरह सुन थी। इधर अगर झू ताओ उन्हें न पाए तो पागल हो जाएगा। उधर होटल के बाहर धम की आवाज के साथ झू ताओ ने अपनी चेन टूटी बाइसिकल फेंकी और फोन पर लोकेशन ढूंढने लगा। लो जी, लोकेशन भी गायब, ऊपर से फोन ऑफ। लिनी, हरामी, सच में मेरी वाइफ लेकर रूम में घुस गया। अगले ही पल वो पागलों की तरह होटल में घुसा। सर, रूम में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। फ्रंट डेस्क ने रोका, लेकिन झू ताओ तो फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे मत रोको, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ को रूम मिले गया है। अगर मैं लेट हुआ तो ग्रीन हैट पहनना पड़ेगा। एक लाइन में उसने अपनी पूरी ट्रेजेडी कह दी। सब लोग उसे सिंपैथी से देखने लगे। फ्रंट डेस्क वाली लड़की भी पिघल गई। सर, ऐसे अंदर भागने से भी शायद आप उन्हें न ढूंढ पाए। झू ताओ को अचानक बात समझ आई। हाँ, जल्दी चेक करो मेरी वाइफ ने कौन सा रूम लिया। उस हरामी ने उससे आईडी कार्ड मंगाया था, रजिस्ट्रेशन पक्का हुआ होगा। फ्रंट डेस्क वाली लड़की घबरा गई। नहीं सर, कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते। ये सुनते ही झू ताओ सीधा जमीन पर लेट गया। नहीं बताओगी तो यही मर जाऊंगा। तुम्हारे होटल को हॉन्टेड बना दूंगा। उधर तुम और झाओ होंगजुन बहुत पहले झू ताओ को भूल चुके थे। शुरू में झाओ होंगजुन अब भी थोड़ी ऑकवर्ड थी। उसने तुम्हें गलत समझा था। ऊपर से तुम इतने पैसे खर्च कर रहे थे। लेकिन सेल्स की बातों और एक टेस्ट ड्राइव के बाद वो पूरी तरह नई कार के जॉय में डूब गई। तुम ठुड्डी सहलाते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोले, भाभी, अगर आप खुद चलाओगी तो मर्सिडीज ए क्लास भी चल सकती है। अभी 200,000 युआन से कम में आ जाएगी। 200,000 इतना भी कम नहीं है, बहुत महंगी है। तुमने हाथ हिलाया। अरे भाभी, आपने झू ताओ से शादी करके बहुत एडजस्ट किया है। आगे बच्चे भी होंगे।
कार स्पेशियस होनी चाहिए, मिनिमम सी क्लास। बाहर ले जाओगी तो भी फेस रहेगा। झाओ होंगजुन अभी अभी मर्सिडीज सी क्लास में बैठ कर आई थी। इंटीरियर देख के ही पिघल चुकी थी। लिनी, वो कार बहुत महंगी होगी ना? तुमने सीधे बैंक कार्ड सेल्स गर्ल की तरफ फेंक दी। अभी जो C260 मेरी भाभी ने टेस्ट ड्राइव की, वही कॉन्फ़िगरेशन भी इनफ है। कार्ड स्वाइप करो। सेल्स गर्ल की तो लॉटरी लग गई। झाओ होंगजुन पूरी तरह पैनिक में आ गई। उसने सेल्स गर्ल को रोका। वो कार कितने की है? सेल्स गर्ल ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, मैडम, एक्सपेंसिव चीजें ही आपकी इम्पोर्टेंस दिखाती है। मैं आपको बेस्ट प्राइस देती हूँ। 340,000 युआन में ऑन रोड हो जाएगी। क्या 340,000? पहला आधा सेंटेंस सुनकर झाओ होंगजुन तो ब्लश कर रही थी, लेकिन प्राइस सुनते ही पूरा दिमाग झंझना गया। 340,000 युआन। उनका घर 4 साल बिना खाए पिए रहे तब भी नहीं ले सकता। लेकिन तुम्हें ये प्राइस बहुत ठीक लगा। तुमने उसी वक्त झाओ होंगजुन का ID कार्ड भी पकड़ा कर कहा, जल्दी करो, हमें कार लेकर निकलना है। सेल्स गर्ल ने कार्ड और ID लिया, फिर मुस्कुराकर जोड़ा, मैडम, सच में आप लकी है। आपके हस्बैंड न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। झाओ होंगजुन तो बिल्कुल हिल गई। नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। लिनी, भाभी मानती है कि पहले उसे तुम्हारे बारे में प्रेजुडिस था, आगे से डाउट नहीं करेगी, लेकिन ये कार बहुत एक्सपेंसिव है, रहने दो। तुमने एक फिंगर उठाकर रोका। भाभी चुप। अब डिस्कशन ये है कि झू ताओ को सरप्राइज कैसे देंगे। ट्रंक में फूल रखे क्या? ये सुनते ही झाओ होंगजुन की आंखें चमक उठी। इतना बड़ा सरप्राइज, झू ताओ पागल हो जाएगा खुशी से। फिर भी उसे लग रहा था ये सब बहुत ज्यादा है। कार चलाने दे देना ही काफी था। सच में दे दोगे? उसने होंठ काटे। नजर उठाकर तुमसे सीधा देख भी नहीं पा रही थी। लिनी, तुम सच में ये कार मुझे दे रहे हो? उसकी नजर में कोई भी आदमी यूं ही 300,000 प्लस की कार गिफ्ट नहीं करता। और झू ताओ से तुम्हारी दोस्ती भी इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि उसके नाम पर ये जस्टिफाई हो जाए। झाओ होंगजुन को लगने लगा कि तुम उसके लिए सीरियस फीलिंग्स रखते हो। अगर उसने कार ले ली तो आगे तुमने फिर कभी ID कार्ड लेकर बुलाया तो वो कैसे मना करेगी? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर पूरी सिंसेरिटी थी। भाभी कैसी बातें कर रही है? झू ताओ मेरा सबसे अच्छा भाई है। उसने आपको मैरिड लाइफ दी, तो मैं छोटा भाई होकर आपको स्ट्रगल में कैसे छोड़ दूं? ये कार आपके नाम पर ही होगी। कल को अगर झू ताओ आपको तंग करे तो सीधे कार चलाकर मायके चली जाना। उसकी हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की। फिर तुमने मुस्कुराकर जोड़ा, बताइए, लॉजिक सही है ना? इन वर्ड्स ने झाओ होंगजुन का दिल भर दिया। उसकी आंखें नम हो गई। लिनी, तुम भाभी के लिए इतने अच्छे हो। उसी टाइम सिस्टम की आवाज गूंजी। Congratulations होस्ट, कैशबैक सक्सेसफुल। 3,450,000 युआन क्रेडिटेड। क्या 3 मिलियन से ज्यादा? तुम्हारे अंदर तूफान उठ गया, लेकिन खुद को संभाव काम रखा। एक्साइटमेंट बाहर निकालनी थी तो तुमने जाने अनजाने झाओ होंगजुन का गोरा मुलायम हाथ पकड़ लिया। भाभी, फैमिली में थैंक्स नहीं बोलते। झाओ होंगजुन शर्म से हाथ छुड़ाकर हल्का झल्लाई। हटिए भी। लिनी, आप भी ना। उसका रिएक्शन देखकर तुम खुद कंफ्यूज हो गए। जल्द ही सारी पेपर वर्क, ग्रीन ओनरशिप बुक, कार रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट हो गया। झाओ होंगजुन ने ग्रीन व्हीकल बुक पर अपना नाम देखा तो एक्साइटमेंट से कांप गई। मेरे पास सच में मर्सिडीज सी आ गई। झू ताओ ने शादी में उसे 88,000 युआन ब्राइड प्राइस दिया था और तुमने उसे 300,000 प्लस की कार दे दी। वो ड्राइवर सीट पर बैठी रियर व्यू मिरर से बार बार तुम्हारा चेहरा देख रही थी। आंखों में अजीब सा पुल था, लेकिन तुम्हें अब सिर्फ एक चीज की जल्दी थी। भाभी, झू ताओ को फोन करो, देखो कहाँ पहुंचा। ऐसा सरप्राइज उसे बहुत पसंद आएगा। फिर कहीं चलते हैं, 2 ड्रिंक से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जो तुम कहो। झाओ होंगजुन ने कार स्टार्ट की और 4 स्टोर से बाहर निकली। पता नहीं कैसे, लेकिन सीधा उसी होटल के पार्किंग में कार लगा दी। फिर फोन निकालकर झू ताओ को कॉल लगाया। उधर पीछे सीट पर बैठे तुम होटल लॉबी की तरफ देखने लगे। ये लॉबी में क्या चल रहा है? इतने लोग क्यों खड़े हैं? झाओ होंगजुन ने रिफ्लेक्स में एक नजर उधर डाली। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स किसी को होटल के मेन डोर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। कितना बेकार है, कोई होटल लॉबी में सीन कर रहा है। झाओ होंगजुन ने आंखें घुमाई और नजर वापस खींच ली। मोटे का कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उधर से कोई नहीं उठा रहा था। तभी तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा और दबाया। भाभी, तुम्हारी अर्जेंट आवाज सुनकर उसने घबराकर कॉल काट दी। गाल लाल हो गए। अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हो? भाभी जल्दी देखो, वो आदमी, क्या वो मोटा है? तुमने खिड़की के बाहर की तरफ उंगली उठाई। झाओ होंगजुन ने चौंक कर पलट कर देखा। एक लंबा गड़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों होटल से बाहर उछाला जा रहा था। ऊंची सीढ़ियों से लुढ़का,
चेहरे पर खून था। वो मोटा ही था। मेरे पति, मेरे पति। झाओ होंगजुन ने चीखते हुए कार का दूर खोला और दौड़ पड़ी। तुम भी 2-3 कदमों में पहुंचे, लेकिन अभी उसका चेहरा ठीक से देखने से पहले ही उसकी आवाज सुनाई दी। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारे करते हुए रोधो कर चिल्ला रहा था, तुम लोग कितने बेरहम हो। चीटिंग पकड़ने नहीं दी। एक मंदिर तोड़ोगे लेकिन एक जोड़ी मत तोड़ो, तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। चीटिंग? तुम्हारे दिमाग में सवालों का जंगल उगाया। झाओ होंगजुन पहले ही जोर से उसे उठाने में लग गई। पति, ठीक हो ना? फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मुंह किया। तुम पागल हो गए हो? मेरे पति को क्यों मारा? मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। लेकिन उठने के बाद मोटे ने बगल में खड़ी बीवी को देखा और पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसने होटल का मेन डोर देखा, फिर झाओ होंगजुन को। पूरी कंफ्यूजन। तुम कब बाहर आई? झाओ होंगजुन भी कंफ्यूज्ड। कब बाहर आई का क्या मतलब? पति, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। चोट से दिमाग तो नहीं गया? वो उसका माथा पोंछने लगी, लेकिन मोटे ने उसे अचानक धक्का देकर हटा दिया। मुझे मूर्ख मत बनाओ, मैंने लोकेशन देखा था, यही होटल में था। वो कमीना कहाँ है? झाओ होंगजुन जमीन पर गिर गई। वो बिल्कुल स्टन था। मोटे ने उस पर हाथ उठाया। ये तो दुनिया उलट गई। तुम एक झटके में आगे बढ़े और उसे पकड़ा। मोटे, साले पागल हो गए हो? भाभी पर हाथ उठाया। मोटे ने पलटा। तुम्हारा फेस देखा। अगले ही पल बिना एक शब्द दब बोले एक पंच मार दिया। लिन यी, तू कुत्ते का बच्चा, मैं तुझे भाई मानता था। तूने मेरी बीवी के साथ, तुम्हारा दिमाग घूम गया। अभी ठीक से समझा भी नहीं था कि तुम सीधा जमीन पर। लेकिन मोटे का गुस्सा नहीं उतरा। वो आया और 2 जोरदार लाते मारी। उस साइज 48 के पैर से तुम्हारा अंदर बाहर सब हिल गया। फिर उसने इधर उधर ईंट ढूंढनी शुरू की। ये तो सच में खोपड़ी तोड़ने का प्लान था। पर उसी वक्त थप्पड़ की तेज आवाज। झाओ होंगजुन ने पूरी ताकत से एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ा। मोटा हिल गया। भूत देखने जैसे एक्सप्रेशंस के साथ उसकी तरफ देखा। तूने मुझे मारा? हाँ, मैंने मारा। तुम अपनी बीवी पर शक करते हो? अपने बेस्ट फ्रेंड पर शक करते हो? तुम्हारे भाई ने मुझे बगल की मर्सिडीज 4S में कार दिलाई। तुम्हें सरप्राइज देना था, इसीलिए फोन उसने होल्ड किया था। मोटे का सिर धो धो कर बजने लगा। उसने मर्सिडीज 4S की डायरेक्शन में देखा, फिर अविश्वास से हंसा। मर्सिडीज 4S? लिनी एक पुअर लूजर है, उसके पास मर्सिडीज खरीदने के पैसे कहाँ? ये सुनते ही तुम्हारा गुस्सा भड़क गया। तुम पेट पकड़े उठे और जोर से उसके गाल पर हाथ मारा। मोटा हक्का बक्का। लिनी, तूने भी मुझे मारा? और नहीं तो क्या, मैंने 300,000 से ज्यादा खर्च करके तेरी बीवी को कार दिलाई। उसके बाद तूने मुझे लात मारी। घुटने टेक कर गॉडफादर बनाने की जगह ये किया। मोटा फ्रीज हो गया। 300,000 कार? झाओ होंगजुन ने कार के अंदर से ग्रीन व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक निकाली और मोटे के मुंह पर फेंकी। मर जाओ तुम। अपनी पिग आइज खोलो और देखो ये क्या है। मोटे ने घबरा कर पकड़ा। खोला। बीवी का नाम मर्सिडीज C260। उसकी दुनिया घूमने लगी। उसने तुम्हारी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी भूत को देख रहा हो। तू उठ गया, लेकिन तुम्हें अब बस दिल दुख रहा था। जेब से 20,000 युआन कैश निकाला और सीधे उसके सामने फेंका। ये तुम्हारे 20,000 वापस। कार को इंटरेस्ट समझ लो, लेकिन आज के बाद हमारे बीच कुछ नहीं। बचपन से एक ही कपड़े में खेले, लेकिन तुमने मेरे ऊपर ये शक किया। ये कहकर तुम पेट दबाते हुए पलट गए। उसी पल मोटे की दुनिया टूट गई। झाओ होंगजुन भी घबरा गई। लिनी, भाई मत जाओ, ये सब उस मोटे की गलती है। इसे घुटनों पर बैठाती हूँ। तुम गए तो मैं भी इसके साथ नहीं रहूंगी। तभी मोटे की एक जोरदार चीख आई। लिनी, रुक। तुम रुके, पलटे, इरिटेटेड होकर बोले, क्या है? धप। मोटा सीधे तुम्हारे सामने घुटनों पर। गॉडफादर, मुझसे गलती हुई। मैं इंसान नहीं हूँ। भाई के ऊपर शक करना नहीं चाहिए था। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। उसने जोर से खुद को तमाचे मारे। उसकी स्माइल इतनी कड़वी थी कि रोने से भी बदतर लग रही थी। उस एक पल में तुम्हारा सारा गुस्सा पिघल गया, बस दर्द रह गया। तुमने झुककर उसे खींच कर उठाया। आंखें लाल हो चुकी थी। मरे हुए मोटे, तू जरा भी मोटा नहीं रहा। कुछ क्यूट नहीं लगता अब। इतना कहते ही तुमने उसे कसकर गले लगा लिया। मोटा टूट गया। तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर रोने लगा जैसे 300 किलोग्राम का बच्चा हो। लिनी, दिल बहुत भारी है यार, बहुत प्रेशर है, बहुत। वो सब कुछ उगल रहा था। सारी तकलीफ बाहर आ रही थी। बगल में झाओ होंगजुन ने ये देखा। मन में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी ने मोटे को इतना तंग किया था। पैसे मांगना, वजन घटाने का प्रेशर, बेस्ट फ्रेंड से भी पैसे मांगवाना। उसकी आंखें भर आई। वो भी आगे बढ़ी और दोनों को एक साथ गले लगा लिया। होश में आए मोटे ने आंसू पोंछे और झाओ होंगजुन को अपनी बाहों में लिया। सॉरी वाइफ, मुझसे गलती हुई। झाओ होंगजुन के छोटे मुक्के उसकी चेस्ट पर पड़ने लगे। मरे हुए मोटे, मुझ पर शक किया? तुम बगल से देख नहीं पाए। भाभी,
मारना हो तो जोर से मारो, ये शरीर सहन कर सकता है। झाओ होंगजुन ने घूर कर देखा, फिर हंसी। अगले ही पल उसने दोनों को खींचकर नई मर्सिडीज में बैठा लिया। लिन यी भाई, मोटे ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं मारा? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। भाभी, सच में ठीक हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाना। झाओ होंगजुन ने सिर हिलाया। नहीं, जरूर चेक होगा, मोटे के सिर पर भी खून है। मोटे ने झट से हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ, जाना चाहिए। लिन यी भाई मत करो, तुमने मोटे की कमर में एक जोर का चुटकी भरी, वो दर्द से कराया। फिर तुमने उसके कान के पास धीरे से कहा, कैसा हॉस्पिटल? तेरी वो थोड़ी सी चोट के लिए दिन भर हॉस्पिटल में बर्बाद होगा। वहाँ से एंटीबायोटिक्स मिलेंगे तो रात को दोनों मिलकर ड्रिंक कैसे करेंगे? ड्रिंक? मोटे की आंखें चमक उठीं। कितने दिनों से ड्रिंक नहीं किया था, याद भी नहीं। मुंह में पानी आ गया। तुमने उसका वो हाल देखा और मन ही मन हंसे। और वैसे सोचो, मैंने इतने पैसे तेरी बीवी को कार क्यों दी? इसीलिए कि अब जब भी तुझे बुलाऊंगा ये रोक नहीं पाएगी। ये कार उसका मुंह बंद करने के लिए है। मोटे की आंखें बाहर आ गई, लेकिन फिर सोचा, इसका मतलब कीमत बहुत ज्यादा चुकाई ना? तुमने निर्विकार चेहरे से कहा, लॉटरी लगी थी, पैसा भरपूर है, आगे तुझे भी कमवाऊंगा। आज तेरी फैमिली स्टेटस की नई शुरुआत है। मोटे का चेहरा खुशी से लाल हो गया। तभी झाओ होंगजुन ने ड्राइविंग करते हुए पलटकर पूछा, मोटे, लिन यी भाई से क्या फुसफुसा रहे थे? मोटा एकदम हकलाने लगा। कुछ नहीं। तुमने शांत होकर बात संभाली। भाभी, मोटे की जॉब वाली कंपनी का हाल ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उसे रिजाइन करवाओ। रिजाइन? नहीं नहीं। झाओ होंगजुन घबरा गई। जॉब नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चे का क्या होगा? तुमने तुरंत रोका। भाभी, मैं कंपनी खोलने का प्लान कर रहा हूँ, मोटे को साथ लूंगा। उरु में ही 10,000 युआन पर मंथ सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का। झाओ होंगजुन ने एक झटके में इमरजेंसी ब्रेक लगाई। नई मर्सिडीज रोड पर ड्रिफ्ट कर गई। उसने पलटकर कांपती आवाज में पूछा, लिन यी भाई, तुमने अभी कितना बोला? 10,000? इस 4th ईयर सिटी में 10,000 मंथली सैलरी मतलब लोन, बच्चा, सब सेटल। तुमने उसका शॉक्ड चेहरा देखा और मजे लेते हुए बोले, भाभी 10,000 कम है, ज्यादा करूं? झाओ होंगजुन ने झटपट हाथ हिलाया। नहीं नहीं, कम नहीं, मुझे बस डर है कि मोटा तुम्हारे काम आएगा भी। तुम हंसे। भाभी, मोटे को मैं छोटे नहीं देखता, पहले ये पहाड़ जैसा था, मुझे बॉडीगार्ड की भी जरूरत है। उसकी सैलरी 10,000 से कम कैसे होती? झाओ होंगजुन ने सीरियसली लिया। लिन यी भाई, तुम्हें सच में बॉडीगार्ड चाहिए तो मोटे को ज्यादा खाने दो, वो जल्दी वापस मोटा होगा। मोटे ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं वाइफ, हम बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। झाओ होंगजुन ने बिना रुके कहा, बकवास, जब तक प्रेग्नेंट नहीं हो जाता खाओ जितना खाना है। फिर उसने इंस्टेंटली स्माइल के साथ तुम्हारी तरफ मुड़ी, जैसे सिचुएन ओपेरा में फेस चेंज हो। लिन यी भाई, तुम अचानक इतने पैसे वाले कैसे हो गए? कौन सा बिजनेस? मोटे के मुंह से लॉटरी वाली बात निकलने से पहले तुमने झटपट बोला, सिंपल सी बात है, ई कॉमर्स, थोड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी, अपना सामान विदेश में बेचना। झाओ होंगजुन को अभी भी डाउट था, ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है? अमेरिका टैरिफ्स नहीं लगा रहा? तुमने मुंह बिचकाया। अमेरिका के साथ डील ही नहीं करते। साउथ ईस्ट एशिया, आइलैंड मार्केट्स, वहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। एक साल में कुछ मिलियन कमाए। एक साल में मिलियंस? झाओ होंगजुन का चेहरा लाल हो गया। तुमने कंधे उचकाए। शुरू में मुश्किल थी, बहुत ट्रैवल भी करना पड़ा, इसलिए वापस आकर मोटे को लेना चाहता हूँ, वो बहुत प्रेशर शेयर कर सकता है। इस बार झाओ होंगजुन पूरी तरह कन्विंस हो गई, बार बार सिर हिलाने लगी। हाँ, मोटा बहुत रिलायबल है। लिन यी भाई, आगे उसे जरूर देखना। तुमने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मोटे ने लॉटरी वाली बात नहीं उगली, वरना झाओ होंगजुन तुम्हें बस एक लकी पर्सन समझती, मोटे को साथ नहीं रखने देती। मोटा बगल में बैठा सोच रहा था, यही लिन यी है जिसे मैं जानता था, झूठ बोलता है पर इतना कॉन्फिडेंट। खैर, उसकी बात तो सच हो गई, लेकिन मुंह से बोला, वाइफ देखो, मैं कहता था ना लिन यी जरूर उठेगा। झाओ होंगजुन ने घृणा से थूका, तुम तो आज खुद लात मार रहे थे। मोटे ने तुरंत बात बदली, वाइफ अब हॉस्पिटल जरूरी नहीं, मेरे भाई को काम सीखना है, वो बड़े क्लाइंट से मिलने जाएगा, मुझे साथ जाना है, ड्रिंक भी करनी है। झाओ होंगजुन की आंखें चमकी। सच में? ठीक है, तुम जाओ, नई कार में मैं कुछ गर्लफ्रेंड्स को घुमाती हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मोटा हैरान, बीवी तुमने कहा और मना नहीं किया? झाओ होंगजुन ने उसके गाल पर एक प्यार भरा थप्पड़ मारा। कुछ नहीं, जाओ आगे कमाओ, मैं खर्च करूंगी, मर्सिडीज में घूमते हुए ब्यूटिफाई होंगी। मोटा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शादी के बाद पहली बार उसे इतनी फ्रीडम मिली। वो इतना खुश था कि आंसू आने वाले थे, जब तक झाओ होंगजुन मर्सिडीज लेकर गली के कोने से गायब हुई। मोटे ने तुम्हारी बाह पकड़ी, आंखों में आंसू। भाई, तुमने मेरा मुंह उज्जवल कर दिया। तुम्हें पता है इन 6 महीनों में मैं कैसे रहा? मुझे पोक नकल खाना था। चल
पहले वही खाते हैं। गॉडफादर ट्रीट देगा, गो टू हेल। पैसे आए नहीं कि तुरंत बाप बनना चाहता है, तो फिर पैसे चाहिए या गॉडफादर? दोनों हंसते हुए एक रेस्टोरेंट में घुस गए। पेट भरकर खाया पिया। खाने के बाद मोटे ने सीरियसली पूछा, कल सच में किन यूए के बेटे का फुल मंथ बैंक्वेट जाएगा? हाँ यार सच बोल, वो बच्चा जा। ग्रेजुएशन से पहले 6 महीने से हम अलग थे, उसी वजह से उसने ब्रेकअप किया। उसके बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं। मोटे ने राहत की सांस ली, फिर शरारत से बोला, तूने उसके साथ 3 साल बिताए, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं प्रिसाइज हूँ। और ये औरत तो ग्रीडी थी, कहीं भी सेटल नहीं करती। तुमने मिस्चिवस स्माइल दी। मोटा तुम्हें देखकर और खुश हो गया, जान गया कि तुम फाइनली मूव ऑन कर चुके हो। साले, उसने तुझे 3 साल तक फ्री में भी उसे किया, मुझे क्या? मेरी इस फेस की वजह से कोई कमी नहीं। मोटे की चिंता गई, शरारत पर आ गया। लिनी, कल मर्सिडीज लेकर जाते हैं, देखते हैं क्लास में कौन हंसेगा। किन यूए तो पछताएगी। तुमने मुंह बिचकाया, ये तो छोटी सोच है। क्या क्या छोटा है? तुमने हंसकर कहा, कह रहा हूँ सोच बड़ी रखो। जातू। दोनों जोर से हंसे। सारे पुराने किस्से उस हंसी में धुल गए। रात को तुम मोटे को पीठ पर उठाए उसके घर पहुँचे। झाओ होंगजो ने दूर खोला, इतना पिला दिया? वो थका हुआ था, सो गया। जगाओ मत। झाओ होंगजो ने एक स्टेप पीछे लिया, नजरें हल्की सी नर्वस थी। बेडरूम में छोड़ दो, मैं पानी लाती हूँ। तुमने मोटे को केयरफुली बेडरूम में लिटाया और वापस हॉल में आए। घर 90 स्क्वायर मीटर का था। सीलिंग थोड़ा लो था, माहौल थोड़ा हैवी। झाओ होंगजो ने पानी दिया, लेकिन सोफा के दूसरे सिरे पर बैठ गई। तुम्हारी तरफ देखने से बच रही थी। तुम उसकी खुली टांगे देखकर खुद अनकंफर्टेबल हो गए। भाभी, आज बिजनेस अच्छा रहा। मोटे ने काफी मदद की। ये 20,000 उसकी रिवॉर्ड है, आप रख लो, घर का आदमी है, ज्यादा नहीं फेंकना। अभी 1 सेकंड पहले दूर बैठी झाओ होंगजुन एक झटके में नजदीक आ गई। दोनों हाथों से पैसे ले लिए। शरीर बहुत ऑनेस्ट था। मुंह से बोली, भाई इतनी महंगी कार के बाद पैसे भी? तुमने बेडरूम की तरफ देखकर सीरियसली कहा, रखो भाभी, कल मोटे को ढंग के कपड़े दिलाना, क्लाइंट मिलना है और हम फुल मंथ बैंक्वेट में भी जाएंगे। पुराने क्लासमेट्स के सामने उसे अच्छा दिखना चाहिए। झाओ होंगजो ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मोटा सच में ढंग से नहीं रहता। बड़े बिजनेस के साथ इमेज जरूरी है। कल सुबह तैयार कर दूंगी। तो मैं चलता हूँ भाभी। झाओ होंगजो ने तुम्हें दूर तक, फिर एलिवेटर तक छोड़ा। हाथ हिलाती रही जब तक एलिवेटर का दूर बंद नहीं हुआ। डोर बंद होते ही उसका दिल एक अजीब सी एम्प्टीनेस में डूब गया। उसने खुद से पूछा, क्या मोटे ने सच बोला था? लिनी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? ये सोचकर उसने खुद को डांटा। बिल्कुल नहीं, मोटे का भाई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम नीचे उतरे, फोन खोला कैब बुलाने के लिए। एक अजीब फीलिंग आई। तुमने 300,000 से ज्यादा किसी और की बीवी को कार दिला दी और खुद घर जाने के लिए दीदी लेनी पड़ रही है। फोन खुला तो सॉन्ग किंगशुएंग के ढेर सारे मैसेजेस थे, मिस्ड कॉल्स भी। लिनी, जल्दी घर आओ, बात करनी है। ये 20,000 कहाँ से आए? कॉल उठाओ। तुमने माथे पर हाथ मारा। ये किसी तरह नहीं टल सकता। तुमने क्विकली रिप्लाई किया, भाभी मोटे के साथ ही थे, पैसे मेरे खुद के हैं, लीगल और ऑनेस्ट। ज्यादा मत सोचो, हर किसी के कुछ अपने सीक्रेट होते हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ, समझना। सॉन्ग किंगशुएंग का मैसेज आते देख था कि उसकी उंगली रुकती जा रही थी। फिर एक ही लाइन, तुम बड़े हो गए। भाभी समझती है, लेकिन याद रखना, भाभी इस दुनिया में तुम्हारी सबसे करीबी है। सच्चाई हमेशा जरूरी है। ये लाइन पढ़कर तुम्हारा दिल झन्ना गया। तुम गिल्ट में डूब गए, लेकिन सिस्टम का सीक्रेट बता नहीं सकते। बस जल्दी से लिखा, भाभी घर आकर बात करते हैं। कैब में बैठकर तुमने 10,000 एक्सक्यूजेस सोचे, लेकिन जैसे ही कार रुकी तुमने पैर रखा और सीधे कुत्ते की। खैर, फिर घर तक पहुंचने में स्ट्रीट लाइट गई, एलिवेटर खराब, 7वीं मंजिल पर पैदल चढ़ना पड़ा। दरवाजे के सामने खड़े होकर तुमने हाथ जोड़े, भगवान गलती हुई, इस बार तुमने सबक सिखाया। समझ गया, पैसे मिलने से किसी को नहीं भूलूंगा, सबसे पहले भाभी को यहाँ से निकालूंगा। तभी दरवाजा खुला। सॉन्ग किंगशुएंग की सुंदर फेस तुम्हें सीधे देख रही थी। दरवाजे के बाहर पूजा कर रहे हो? अगर सच में भगवान होते तो माँ पापा और भाई नहीं जाते। उसने कैजुअल तरीके से कहा, जैसे ये दर्द पचा लिया हो। लेकिन तुम जानते थे ये सब दिखावा था। तुम्हारे सामने उसे मजबूत बनना पड़ता था। तुम ऑकवर्ड होकर हंसे, अंदर आए। भाभी, भाई नहीं रहा तो तुम्हें मेरी केयर लेने की जरूरत नहीं। उसने तुरंत तुम्हारे सिर पर एक पटाखा मारा। दोबारा बेवकूफी की बात की तो भाभी पीटेगी। तुम रोने वाले थे मार से। अगले ही पल सॉन्ग किंगशुए ने सांस ली। उसकी आंखें उदास हो गई। भाभी ऑर्फन थी,
तुम्हारे घर शादी आई, माँ पापा और भाई सब चले गए। बाहर वाले कहते हैं मैंने सबको बर्बाद किया, लेकिन तुम हो, जब तक तुम शादी नहीं करते भाभी नहीं जाएगी। तुम मेरे इकलौते परिवार हो। तुम उस वक्त समझे कि वो बातें उसे कितनी तकलीफ देती है। वो ऑर्फन थी, वेलफेयर होम में पली। जब एक फैमिली मिली तो सब छिन गया। अब बस तुम्हें याद आया। भाभी ने ऑलमोस्ट नर्स हेड नहीं बन पाई। माँ पापा ने कनेक्शंस लगाए तब बनी। फिर भाई से शादी, लेकिन शादी के उसी दिन भाई माँ पापा के साथ चला गया। तीनों की एशेज लेकर आई। तुम चुप हो गए, कड़वाहट से जबड़ा बंद। भाभी मत सुनो बाहर वालों की। माँ पापा और भाई डॉक्टर थे, उनका फाराजा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सॉन्ग किंगशुएन ने बस मुस्कुराया, जैसे तुम्हारे हाथ में डिसीजन है। अब चलो डम्पलिंग खाओ, कम पियो। उसने किचन से हॉट डम्पलिंग्स और मीलेट पोरिज निकाले। तुम बैठे, फिर सीरियसली बोले, भाभी अगर हॉस्पिटल में कोई बेकार बात करे तो उन्हें थप्पड़ मारो। पुरानी बातों से दुखी मत हो, हम दोनों को आगे देखना है। उसने स्माइल के साथ फोन रखा। लेकिन ये 20,000 बताओ कहाँ से आए? तुमने गहरी सांस ली। सारे तैयार किए झूठ 1 सेकंड में गए। तुमने अपना अकाउंट खोला और उसके सामने रख दिया। फिर चुपचाप डम्पलिंग्स खाने लगे। सॉन्ग किंगशुए ने फोन उठाया, नंबर्स देखे, उसका हाथ कांपा। फोन लगभग गिरा। 300 लाख से ज्यादा, ये तुम्हारा है? तुमने डम्पलिंग्स खाते हुए मुंह भर कर बोला, मेरा है, चोरी नहीं की। वो अभी भी नहीं मान रही थी। उसने फोन वेरीफाई किया, चेक किया, तुम तो अनएम्प्लॉयड थे। ये पैसे कैसे? तुमने इस बार नजर नहीं मिलाई। झूठ बोलना था। पार्ट टाइम ई-कॉमर्स कर रहा था। इंटरनेशनल प्रॉफिट ठीक है, अभी सब क्रेडिट भी नहीं हुए। सॉन्ग किंगशुए ने तुरंत इंटरप्ट किया, इंटरनेशनल लिनी, कहीं स्कैम तो नहीं? म्यांमार वाला तो नहीं? तुम उसकी थिंकिंग पर हंसे, हाथ हिलाया। नहीं भाभी, बस अपना सामान विदेश में एक्सपोर्ट, ठीक ठाक प्रॉफिट है। उसने तुम्हें घूरा। क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स में 1 साल में इतना? बहुत ज्यादा है। लिनी, भाभी से झूठ मत बोलो। तुमने चॉपस्टिक्स रखे। एक लंबी सांस। भाभी मानो या ना मानो, पैसे हैं। मैंने मोटे की बीवी को मर्सिडीज सी दिलाई। आज उसे 20,000 बोनस भी दिया। मोटे के साथ मिलकर कंपनी खोलने का प्लान है। आगे और भी कमाएंगे। सच है या नहीं? मोटे से पूछ सकती हो। वे दोनों मुझे फूल करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसकी बीवी भी? सॉन्ग किंगशुएन की डाउट थोड़ी कमजोर हुई। सच में? मोटे की स्टेबल जॉब थी, उसकी वाइफ काम छुड़ाने देगी? तुमने हंसते हुए कहा, सिंप ले है। उसकी वाइफ को मर्सिडीज दिला दी, वही काफी था। उसने तुरंत हाँ कर दी। सॉन्ग किंगशुएन हैरान, मर्सिडीज? मोटे को भी 20,000 बोनस? तुमने बचे हुए डम्पलिंग्स जल्दी से खाए। सच में पेट भरा था, लेकिन भाभी का बनाया कभी नहीं छोड़ सकते। भरोसा नहीं तो मोटे से कंफर्म करो, वे दोनों मिलकर मेरा झूठ नहीं ढकेंगी। बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तुमने तुरंत कहा, और हाँ, कल एक नया घर खरीदने का प्लान है। सॉन्ग किंगशुएन का दिल एक पल के लिए रुका। तुम निकल जाओगे? उसके जाने से पहले वो उठी, होंठ काटे, सीधे खड़ी हुई। ठीक है, पैसे आए हैं, बड़ा घर लो, शादी के लिए तो चाहिए ही, ये कहकर बिना रुके बेडरूम में चली गई। तुम स्टंट। भाभी रुको। उसकी आवाज एकदम फ्लैट हो गई थी। तुम समझ गए। भाभी ने गलत समझा। वो सोच रही है तुम उस अफवाह से डरकर भागना चाहते हो। तुम्हारे एक्सप्लेन करने से पहले ही वो वापस आई, 2 पासबुक्स हाथ में। ये लो, एग्रीकल्चरल बैंक में 96 लाख है, माँ पापा और भाई का कॉम्पेंसेशन, और ये 20 लाख मेरे अपने सेविंग्स, दोनों तुम्हारे लिए थे। घर लेना हो तो इससे लो, अपने पैसे बिजनेस में लगाओ। तुम उसे देखते रहे। वो जानती थी तुम्हारे पास 3 मिलियन है, फिर भी उसने 1 रुपया नहीं छुआ, उल्टा अपना सब कुछ तुम्हें दे रही है। तुम्हारी आंखें लाल हो गई। सॉन्ग किंगशुएन तुम्हारी नजर देखकर घबराई। माफ करना, मुझे पता है कॉम्पेंसेशन कम है। 3 लोगों का मिलाकर 96 लाख ही मिले। मैं कसम खाती हूँ, मैंने 1 पैसा नहीं छुआ। हॉस्पिटल ने इतना ही दिया। अगर तुम्हें लगता है कम है तो मैं कल लॉयर से मिलती हूँ। उसकी एक्सप्लेनेशन में इतनी बेबसी थी, तुम एकदम समझ गए। इस पैसे के लिए इस अकेली औरत ने हॉस्पिटल से कितनी लड़ाई लड़ी होगी, किन किन रूमर से गुजरी होगी, फिर भी 1 पैसा तुम्हारे बिना नहीं लिया। तुम कांप गए। उसके कंधे पकड़े। भाभी, ये घर मेरा है, आगे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस घर को मैं संभालूंगा, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। तुमने उसे कसकर गले लगा लिया। सॉन्ग किंगशुएन फ्रीज हो गई। फिर उसके अंदर से वो सब कुछ बाहर आया जो वो सालों से दबाए बैठी थी। तुम्हारी बाहों में वो रोने लगी, इतनी जोर से कि थककर तुम्हारी बाहों में ही सो गई। तुमने चेक किया, वो बस सो गई थी। तुमने उसे बेडरूम में केयरफुली लिटाया, कंबल ओढ़ाया। उसकी आंख के कोने से एक आंसू बहा। उस एक आंसू ने तुम्हें तोड़ दिया।
दिल में ठंडा लावा उबलने लगा उन लोगों के लिए जिन्होंने भाभी को हर्ट किया, परिवार की कमाई पर हाथ साफ किया। पैसे दुनिया की 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब है। तुमने तय किया ऐसा नहीं होने दोगे। दोनों पासबुक्स तुमने उसके तकिए पर रख दिए। फिर उसका पुराना हैंडबैग उठाया, उसमें से आईडी कार्ड निकाला। हाँ, कल सबसे पहले उसके नाम पर घर लेना था, एक बड़ा घर। ये सिर्फ कैशबैक के लिए नहीं था, ये इसलिए था ताकि उसकी अकेलेपन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो। तुमने पुराना बैग देखा, ये तुम्हारे भाई ने शादी के दिन खरीदा था। उन दोनों के पास हनीमून के लिए टाइम नहीं था। ये बैग भाभी ने 3 साल से ज्यादा से रखा हुआ था। भाभी के लिए नई लाइफ का वक्त था। उन दुश्मनों को कभी माफ नहीं। तुम रूम में लौटे, रात भर नींद नहीं आई, डर था कहीं ये सब सपना तो नहीं, लेकिन थकान ने आंखें बंद करा दी। अगली सुबह तुम बहुत जल्दी उठे, 6 बजे। फौरन फोन चेक किया, डेट, बैलेंस, सिस्टम सब ठीक था। राहत की सांस ली, नहाकर मिरर के सामने खड़े हुए, थोड़ा बाल ठीक किया। आज का तुम 17 से 18 साल वाले जैसे खिले हुए लग रहे थे। बहुत दिन बाद लिनी, तुमने चुपके से भाभी का दूर खोला। वो गहरी नींद में थी, माथे पर हल्की सी उदासी। भाभी, मैं तुम्हारी हर उदासी मिटाऊंगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तुमने बाल संवारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोक लिया। एक चिट छोड़ दी, दरवाजा बंद किया। डोर बंद होते ही सॉन्ग किंगशुएंग की आंखें खुली। उसने चिट उठाई। भाभी, हम कभी अलग नहीं होंगे। उसने मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम थी। दोनों पासबुक संभाले, खिड़की पर आई। तुम्हें घर से निकलते, बस पर चढ़ते देखा। लिनी, तुम बड़े हो गए, उसने धीमे से कहा, लेकिन शायद भाभी का साथ तुम्हारे लिए ज्यादा दिन नहीं। उसने पर्दा खींचा। आधे घंटे बाद तुम एक हाउसिंग प्रोजेक्ट पहुंचे। यहाँ 3 साल पहले प्राइस 15,000 पर SQM था। माँ पापा का सपना था कि भाई और भाभी के लिए यहाँ घर हो, लेकिन डाउन पेमेंट भी नहीं जुट पाई। अब रेट 10,000 के पास है। नया घर सेकंड हैंड से भी सस्ता। तुम शोरूम में घुसे। सर, ऐसे ही देखिए, सेल्स स्टाफ ने कैजुअली कहा। तुम ऑर्डिनरी कपड़ों में थे, यंग भी तो क्लियरली बाय नहीं लगे। व्हाइट आइज न दिए, इतना काफी था। तुमने डायरेक्टली कहा, मैंने ऐप पर 6/7 फ्लोर ड्यूप्लेक्स देखा था, फर्निश्ड, रेडी टू मूव। कोई है? सेल्स गाय ने एक झटके में आकर हाथ पहुंचे। 180 डिग्री चेंज है। इस फ्लोर की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, बड़ी टेरेस के साथ, और ये टेरेस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लीगली रीबिल्ड कर सकते हैं। तुमने पॉइंट किया, मुझे 286 स्क्वायर मीटर वाला दिखाओ, बेस्ट प्राइस दो, अभी साइन करूं, अभी करूंगा। सेल्स गाय तुम्हें देखकर फ्रीज हुआ, फिर तुरंत बिजनेस कार्ड निकाला, एकदम लोएस्ट प्राइस। मेरा नाम झंग चाओ है, इस बिल्डिंग के डील्स मेरे थ्रू है, कोई ट्रिक नहीं। तुमने कार्ड लिया। अच्छा, टॉप सेलर है, बॉस से प्राइस अप्रूव नहीं करनी? झंग चाओ हंसा, आपसे मजाक कर रहे हो, मेरी तो कुछ कमीशन भी छोड़ दूंगा। तुमने उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस फील किया। मन में सोचा, ये आदमी काम का लग सकता है। ठीक है, प्राइस बताओ। झंग चाओ ने सोचा, फिर बोला, यूनिट प्राइस 12,000 दे दो, 3 साल मेंटेनेंस फ्री, और इस यूनिट के साथ पार्किंग स्पॉट यूज राइट मिलता है। ओरिजिनली 5 साल था, तुम्हारे लिए 10 साल करता हूँ। डन। तुमने बैंक कार्ड निकाला। झंग चाओ रुका, फिर केयरफुली पूछा, फुल पेमेंट? हाँ, फुल। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 1 हफ्ते में, राइट? मुझे अगले कल से शिफ्टिंग चाहिए। झंग चाओ की स्माइल और बड़ी हो गई। सुबह सुबह इतनी बड़ी डील सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, एक्सपेडाइट करूंगा, आपको स्टैंप ड्यूटी भी भरनी होगी, या थोड़ा लोन लेंगे? तुमने सोचा उसे ये भी कहना था, लेकिन डरता था कि तुम्हें बुरा न लगे। सब ठीक है, बस कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। और हाँ, आईडी कार्ड ये है। झंग चाओ ने आईडी देखा, वुमेन्स नेम था, एक भी सवाल नहीं पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। झंग चाओ ने पलटकर काउंटर की तरफ बुलाया। किन्या, इस सर को थोड़ी देर संभालो। एक नेजल सेडक्टिव वॉइस आई। ओके झंग मैनेजर। वाओ, सुबह सुबह डील। तुम बैठते हुए मन में बोले, किन्या, ये नाम। तुम सोच ही रहे थे कि हाई हील्स में ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लंबी टांगे सामने आई। जब तुमने ऊपर देखा तो हैरान हो गए। वो फेस किन यूए से 70% मिलती थी। ये किन यूए की बड़ी बहन किन्या थी। तुम्हारी उससे कोई अच्छी याद नहीं थी। 18 साल में एक बड़े आदमी से शादी की, 2 साल में उसे बर्बाद किया। बच्चा किसी और का था तो निकाली गई, गांव लौटी, फिश फार्मर से शादी, बच्चे के बाद शहर भाग आई। सच कहो तो उसकी प्राइवेट लाइफ का हिसाब नहीं। तुम्हारी और किन यूए की रेंटल में वो कई बार आई थी, तुम पर ही नजर डाली थी। किन यूए की वजह से बचे थे। किन या ने तुम्हें देखा और आंखों में इंटरेस्ट जाग उठा। तुम लिनी हो ना, यहाँ घर खरीदने आए?
यहाँ तो सस्ते से सस्ता भी 9,800 SQM है। तुम अफोर्ड कर सकते हो। उसकी आंखें तुम पर चिपकने लगी। अगर मेरी अच्छी बहन को पता चला तो पछताएगी। किन्या तुम्हारी जांग पर बैठने वाली थी। 2 साल बाद वो पहले से ज्यादा सेडक्टिव नहीं, बस और अनप्लेजेंट लगती थी। ये घर मेरे लिए नहीं है, बस कार्ड स्वाइप करने आया। किन्या ने एक झटके में पीछे खींचा। अपने बॉस के लिए? इतना ट्रस्ट करता है तुम पर, बड़ी रकम भी। तुमने उसकी ट्रू नेचर एकदम क्लियरली देखी। डिस्गस्ट। मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो किस पर करेगा? किन्या ने मुंह बिचकाया। तुम हैंडसम तो हो, बॉडी भी अच्छी है, बट ब्रेन नहीं, सब वेस्ट। फिर उसने आवाज धीमी की। से कुछ सीखो, रिच विमेन से मिलवाऊंगी, अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन पहले अपना स्किल टेस्ट करना होगा। तुमने उसकी सांस की स्मेल से मुंह ढका। किन्या उसकी जेस्चर से भड़क गई। मेरी तरफ से दूर रहो। तुमने ठंडी मुस्कान के साथ वार्निंग दी, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ हैरासमेंट की कंप्लेंट करूंगी, और अगर ये डील कैंसिल हुई तो झंग मैनेजर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किन्या का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। देखते हैं। वो पलटकर काउंटर पर चली गई। तुरंत अपनी बहन किन युए का वेचैट खोला और मैसेज किया। तुम्हारे एक्स का प्रिटी बॉय दिखा, वेजूफू में घर खरीद रहा है। मेरी अच्छी बहन, इस बार तुमने सच में गलत देखा। किन युए का रिप्लाई तुरंत आया। इम्पॉसिबल, लिनी की अभी अभी जॉब गई है, खाने के पैसे नहीं है, वेजूफू में घर कैसे खरीदेगा? किन्या ने तुम्हारी तरफ एक नजर डाली, चुपके से एक फोटो खींची और किन युए को भेज दी। मेरी अच्छी बहन, क्या मैं तुम्हें झूठ बोलूंगी? हमारे मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट बनाने गए हैं। किन युए पूरी तरह स्टंड हो गई। ये शौक उसके लिए बहुत बड़ा था। लिनी वो पुअर लूजर वेजू फू में हाई एंड प्रॉपर्टी खरीद रहा है। उसका और ही क्यांग का घर तो 8,000 पर एसक्यूएम से भी कम था, जबकि वेजू फू का रेट 10,000 से ऊपर था। ये कंपैरिजन ही किन युए की आते पछतावे से जलाने के लिए काफी था। बहनें होती हैं तो ऐसी। किन्या अच्छी तरह जानती थी कि अपनी बहन को कहाँ तकलीफ होती है। मेरी अच्छी बहन, कुछ बोलती क्यों नहीं? किन युए फोटो देखती रही। किन्या की टॉन्ट वाली टोन से गुस्सा आया। सीधे कॉल काट दी। किन्या को जरा भी बुरा नहीं लगा। वो तो हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी। उसी वक्त तुम्हें भी किन युए का मैसेज आया, वही फोटो जो किन्या ने सीक्रेटली खींची थी। नीचे एक लाइन, लिनी, मेरी सिस्टर ने कहा तुम वेजू फू में घर खरीद रहे हो। सच में? तुम अमीर हो गए? एक नजर देखा और मुंह में कड़वाहट आ गई। ये दोनों बहनें किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने घर खरीदा और उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। तुम जानते थे कि किन्या जानबूझकर किन युए को जेलस कर रही है। भले ही तुम्हें एक्स का पछतावा देखना अच्छा लगे, लेकिन किन्या का टूल नहीं बनना था, इसलिए एक मैसेज भी रिप्लाई नहीं किया। लेकिन किन युए ने मैसेजेस का बांध खोल दिया। लिनी, सच बताओ, तुम्हारे पास पैसे आए हैं या फिर माँ पापा और भाई का कॉम्पेंसेशन तुम्हारे हाथ लग गया? मैंने पहले से कहा था तुम्हें, आरी भाभी अच्छी नहीं है, वो कॉम्पेंसेशन हड़प लेगी। मैंने सुना है एक पर्सन का कॉम्पेंसेशन लाखों में होता है। तुम्हारे तीनों मिलाकर कम से कम 100 लाख होगा। इतना पैसा है तो बचा बचा कर रखना। हाँ, मेरे बेटे का फुल मंथ बैंक्वेट आज है, तुम्हें आना ही होगा। मैं वेट कर रही हूँ। लिनी, जवाब दो, इग्नोर मत करो। मैसेज पर मैसेज आने लगे, फिर सीधे वीडियो कॉल। तुम अच्छी तरह जानते थे ये औरत क्या चाहती है। ग्रेजुएशन से पहले वो कॉम्पेंसेशन वाले पैसों पर नजर गड़ाई थी। तुमने तब डांट कर भगाया था। अब सोचो, वही तो असली वजह थी ब्रेकअप की। उसने टेस्ट किया था, तुमने आसानी से हाथ छोड़ा तो उसने ही क्यांग की कार पकड़ ली। अब जब मनी फील हुई, वापस आई, तुमने तुरंत उसे वेचैट पर ब्लॉक किया, फिर उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में। किन युए का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमीना, बस एक आदमी है जिसे मैंने उसे किया, इसमें इतना एटीट्यूड क्यों? वो बड़बड़ाती रही। ही क्यांग हल्की नींद में था। करवट लेकर बोला, क्या हुआ? किसे गाली दे रही हो? आज थका हूँ, सोने दो। किन युए ने दांत पीस कर कहा, तुम्हारी बात नहीं कर रही। ही क्यांग का खर्राटा वापस शुरू हो गया। सुना ही नहीं। किन युए को नींद नहीं आई, फिर खुद को समझाने लगी, लिनी जैसा पुअर लूजर वहाँ घर नहीं खरीद सकता। जरूर किन्या ने उसके साथ ड्रामा किया होगा। वो पहले से लिन यी पर नजर रखती है। ये सोचते ही उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। उधर किन्या फिर कुछ करने की फिराक में थी। तभी झंग मैनेजर परचेस अग्रीमेंट लेकर आया। तुमने बड़े इत्मीनान से साइन किया। अगले ही पल सिस्टम की मीठी आवाज गूंजी, बधाई होस्ट, 10x कैशबैक, 34,320,000 युआन क्रेडिटेड। भले ही तुम तैयार थे, फिर भी सांस अटक गई। 30 मिलियन से ज्यादा। मैं लिन यी भी एक दिन करोड़पति बनूंगा। मिस्टर लिन, कंग्रेचुलेशंस, आप वेजू फू के प्रीमियम रेजिडेंट बन गए। कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप होते ही तुम झंग मैनेजर की नजर में एक डिस्क्रीट रिच 2 ND जेन बन गए। उसका एटीट्यूड और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। तुमने बैंक कार्ड लिया, कॉन्ट्रैक्ट और कीज हाथ में, एक काम स्माइल, थैंक यू झंग मैनेजर।
प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मत भूलना। मिस्टर लिन, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। झंग मैनेजर तुम्हें दूर तक छोड़ने उठा, तभी किन्या बीच में आ गई। झंग मैनेजर, मेरे इस भाई ने यहाँ कौन सा यूनिट लिया? झंग मैनेजर कंफ्यूज्ड हो गया, तुम्हारी तरफ देखा। मिस्टर ली, एन आप इन्हें जानते हैं? तुम्हें उम्मीद नहीं थी ये औरत इतनी चिपकू निकलेगी। बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोला, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं इसका भाई नहीं हूँ। झंग मैनेजर ने तुरंत सिचुएशन भाप ली, पलटकर किन्या को डांटा। किन्या, मिस्टर लिन को डिस्टर्ब मत करो, अपनी पोस्ट पर जाओ। लेकिन किन्या ने ठंडी हंसी हंसकर तुम्हारी तरफ इशारा किया। झंग मैनेजर, मुझे नहीं लगता ये घर इनके नाम पर है। झंग मैनेजर का माथा पसीने से भीग गया। किन्या क्या पागल हो गई है या नहीं? इससे तुम्हें क्या? किन्या, नॉनसेंस बंद करो। किन्या ने कंधे उचकाए। मैं बस ये नहीं देख सकती कि एक लेड ऑफ लूजर झंग मैनेजर के सामने कितना इम्पोर्टेंट बन रहा है। ये बस किसी का एरैंड बॉय है, किसी बॉस का कार्ड स्वाइप करने आया है। झंग मैनेजर, आप इनके लिए इतना हेडबुक क्यों कर रहे हो? ये इसके लायक नहीं। तुम्हारे रिएक्ट करने से पहले झंग मैनेजर भड़क गया। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट मैंने खुद हैंडल किया। क्या मुझे नहीं पता किसके कार्ड से पेमेंट हुई? कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के कार्ड में मिलियंस डालकर हाउस खरीदवाता है? किन्या, अभी मिस्टर लिन से माफी मांगो, वरना कंपनी इसे सीरियसली लेगी। उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। किन्या पूरी तरह स्टंट, भूत देखने जैसे एक्सप्रेशंस के साथ तुम्हें देखा। क्या मिलियंस? तुम्हारा खुद का कार्ड? ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन ने कहा था तुम्हारी जॉब गई है, खाने के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास मिलियंस कहाँ से? झंग मैनेजर का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। किन्या, मिस्टर लिन से तुरंत माफी मांगो, वरना इस बात का कंपनी पर जो भी असर होगा, हम तुम्हारे खिलाफ तब तक एक्शन लेंगे जब तक तुम बर्बाद न हो जाओ। ये सुनते ही किन्या वही ढह गई, पूरा शरीर कांप रहा था। बहुत मुश्किल से तुम्हारी तरफ देखा। सॉरी मिस्टर लिन, प्लीज माफ कर दीजिए। एक बार तुमने एक नजर में भाप लिया, माफी फेक थी, मन में तुम्हारे ऊपर ट्रक गिरने की दुआ कर रही थी। तुमने ठंडे लहजे में कहा, एक बार किन्या, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। मेरी फोटो खींचकर भेजी, मुझे इंसल्ट किया, ये सब मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगली बार इन सब का हिसाब लूंगा। तुम उसकी तरफ और देखने की जरूरत नहीं समझी। झंग मैनेजर का कंधा थपथपाया। झंग भाई, तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी थी, अगली बार आओ तो ऐसा सीन न हो। झंग मैनेजर ने बार बार सिर हिलाया, खुद दूर तक छोड़ने आया। तुम स्टाइलिशली निकल गए। किन्या को उसी वक्त सेल्स ऑफिस से निकाल दिया गया। उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया गया जिसमें लिखा था कि आगे उसके किसी भी एक्शन से कंपनी का कोई संबंध नहीं। लेकिन वो औरत हार मानने वाली नहीं थी। जमीन पर बैठकर सिगरेट जलाई। किन युए को कॉल लगाई। किन युए, अभी बात है? किन युए की इम्पेशेंट आवाज आई। किन्या, बस कर, लिनी एक जॉबलेस लूजर है, घर खरीदने का तो सपना भी नहीं, भले ही उसके पास पैसे हों, मुझे परवाह नहीं, वो तो मेरा छोड़ा हुआ है, तू रख ले, बेटे का बैंक्वेट है, अगर नहीं आई तो मत आना। वो कॉल काटने वाली थी, लेकिन किन्या गर्जी। किन युए, काटी तो ठीक नहीं होगा। ही कियांग का मेरे साथ वाला मामला तुम जानती हो, अगर मैंने मुंह खोला तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना होगा। किन युए ने हंसी, अरे मेर बेवकूफ बहन, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये मैंने ही करवाया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसने तुम्हें उसे किया। तुम रोड साइड वाले से बेटर थी, और सबसे बढ़कर तुम फ्री थी। ये सुनकर किन्या का खून उबल गया। किन युए, तू कमीनी, मैं तेरी रियल सिस्टर हूँ। किन युए और कंफर्टेबल होकर बोली, एक बात और बताओ, ही कियांग ने कहा था तुम, कोई मजा नहीं था। बीप बीप। किन युए ने कॉल काट दी। किन्या पागल हो गई, तुरंत कॉल बैक किया। किन युए, तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ था, ये तो हो गया, लेकिन तुम्हारे एक्स ने मेरी जॉब भी छुड़वा दी। किन युए अचानक इंटरेस्टेड हो गई। लिनी ने तुम्हारी जॉब छुड़वाई, कैसे? किन्या ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारी ही वजह से। तुमने कहा था वो जॉब से निकला है, खाने के लिए पैसे नहीं, मैंने वही कहा। किन युए कंफ्यूज्ड, लेकिन वो सच तो था। किन्या की आवाज ऊंची हो गई, बकवास, जॉब गया था तो क्या? उस लूजर के पास मिलियंस है, उसने वेजू फू में 3 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी किसी सॉन्ग जिनशुएंग के नाम पर है। ये सुनते ही किन युए की आवाज एक ऑक्टेव ऊपर चली गई। क्या कहा? सॉन्ग जिनशुएंग के नाम पर 3 मिलियन की प्रॉपर्टी? किन या को आखिरकार बदला लेने का मौका मिला। पागल औरत जैसी हंसी हंसी, हाँ, मेरी अच्छी बहन जिसे तुमने पुअर लूजर कहकर फेंका, उसने किसी और औरत के लिए 3 मिलियन की लग्जरी हाउस खरीद दी। तुम्हारी आंखें सच में काम नहीं करती थी। इस बार किन युए की कंप्लीट डिफीट हो गई। चेहरा सफेद, पूरा शरीर कांपता हुआ कॉल काट दी। उधर तुम्हें ये सब पता भी नहीं था। तुम चुपचाप एटीएम की तरफ बढ़ गए, कार्ड डाला, स्क्रीन पर नंबर्स देखे, 34,521,314.2331 000 400 से ज्यादा। तो फाइनली मैं एक प्रॉपर रिच पर्सन हो गया।
तुमने कार्ड जेब में रखा, हल्के कदमों से चलते हुए सिटी हॉस्पिटल नंबर 3 की तरफ बढ़े। चलते चलते भाभी सॉन्ग किंगशुएंग को कॉल लगाया। तुरंत कनेक्ट हुआ उसकी यूजुअल वार्म आवाज। लिनी, कुछ काम था? तुम एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए। भाभी, मैं सिटी हॉस्पिटल नंबर 3 में हूँ, तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। लेकिन भाभी ने अचानक इंटरप्ट किया। लिनी, हॉस्पिटल मत आओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने लीव लिया है, तुम्हारे कदम रुक गा। भाभी, बीमार हो? घर पर हो? नहीं, थोड़ा बाहर जाना चाहती थी, वॉक करूंगी। तुम्हें लगा कल रात की बातों से वो दुखी हो गई। ध्यान से पूछा, भाभी मैं आओ साथ? नहीं, तुम अपना काम करो। लिनी, पैसे हो तो बचा कर रखना, भाभी को यकीन है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। ऑल द बेस्ट। जवाब दे भी नहीं पाई कि उसने जोड़ा, कार आ गई, रखती हूँ। भाभी, कब लौटोगी? लेकिन फोन पर बिजी टोन आ गई। तुम्हारे कदम वही जम गए। उधर सॉन्ग जिनशुएम पहले ही ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी। टिकट काउंटर पर जाकर आईडी कार्ड निकालने लगी। नहीं था, एक बुरा ख्याल आया, लिनी ने मेरा आईडी कार्ड ले लिया। उस एक पल में उसकी सारी एनर्जी जैसे ड्रेन हो गई। वो वेटिंग हॉल की सीट पर बैठ गई। उसने बहुत धीमे से कहा, क्या मैं चुपचाप जाना भी नहीं चाहती? क्यों सबको लिन फैमिली की जिंदगी में खींचना पड़ता है? लिनी निर्दोष है, जो भी मेरे साथ अच्छा करता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी सांस तेज होने लगी, नाक से खून बहने लगा, आंखें धुंधला गई और वो वेटिंग हॉल में बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास के लोग डर गए, कोई पास नहीं आना चाहता था, लेकिन एक भले इंसान ने एम्बुलेंस कॉल कर दी। तुम्हें भाभी की अचानक ट्रिप की बात पर ज्यादा नहीं सोचा, मोटे को कॉल किया। नशा उतरा? उधर से एक्साइटेड आवाज, बहुत पहले बीवी ने सैनबिरू खरीद दिया। भाई मैं तो आज हैंडसम हूँ। कहाँ है? आजा, रात का प्लान बनाना है, 10 मिनट में लोकेशन भेजो। तुम हॉस्पिटल के पार्किंग शेड के पास बैठकर सिगरेट पीने लगे। सारी दुनिया देखे तो बस एक स्ट्रीट ठग दिखे। कोई अंदाजा नहीं लगाएगा कि ये आदमी क्रॉर्स का मालिक है। पहले अमीर होने पर खुद को शो ऑफ करने का थोड़ा मन था, लेकिन जल्दी ही दबा लिया। जब सच में पैसा आता है तो रियलाइज होता है कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं। ये थोड़ा प्रिविलेज्ड बात लगती है, लेकिन यही तुम्हारा असली फील था। 10 मिनट बाद एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज सी आकर रुकी। सज-धज कर मोटा उतरा। ड्राइवर सीट पर झाओ होंगजुअन। लिनी भाई, देखो मोटे की दशा कैसी है। तुम उसे देखकर बोले। अब इसके बगल में खड़े होने पर वो ज्यादा बॉस लगता है। झाओ होंगजुअन तुरंत हंसकर बोली, लिनी भाई रियल बॉस है, जितना कैजुअल ड्रेस उतना ज्यादा क्लास। ये कॉम्प्लीमेंट दिल में उतर गई। कुछ बातें हुई, फिर झाओ होंगजुअन कार लेकर चली गई। मोटे ने इमोशनल होकर तुम्हारा हाथ पकड़ा, कोई सॉन्ग गुनगुनाने लगा। हमेशा मांगता रहा, कभी थैंक्स नहीं बोला। जा, तुमने झटक कर हाथ छुड़ाया। फादर सन रिलेशन से पॉकेट क्यों पकड़ रहा है? मोटा हंसा, फिर सैल्यूट मारा। बॉस, आज का स्केड्यूल क्या है? उसकी गलत स्टाइल देखकर तुमने कहा, ये सैल्यूट देखते ही पता चलता है मिलिशिया का है। मोटा स्क्रैचिंग हेड, वैसे क्या तुम रिजाइन के वक्त मेरे साथ चलोगे? फैक्ट्री में 2 महीने की सैलरी अटकी है। तुम्हारे होंठ फड़क उठे। ये मिलियनेयर को अकाउंट कलेक्ट करवाने ले जाएगा? भाई का नाम रोशन करना है, साथ चलो। वहाँ लोगों के सामने थोड़ा आगे करोगे। तुम हंस पड़े। सही है, पैसे हो तो हर जगह दिखाना जरूरी नहीं, और वैसे भी इस गियर में कोई मिलियनेयर नहीं मानेगा। स्ट्रीट मार्केट ड्रेस में फैक्ट्री गए तो शेम ही होगी। तभी याद आया, मोटे, मैंने बीवी का आईडी कार्ड मांगा था, लाया? मोटे ने जादू की तरह झाओ होंगजुअन का आईडी निकाला। लाया? क्या करोगे? मोटे की आंखें चमकी। फिर बीवी के नाम कोई कार लेनी है? हाँ। तुम कैसे गेस किया? बहुत पहले से लग रहा था तुम ठीक नहीं हो। मोटे ने मिस्चिवस स्माइल दी। पैसों का सोर्स इलीगल है ना? अगले ही पल नर्वस। लेकिन वादा करो बीवी को कुछ नहीं होगा। अपना छोटा दिमाग बंद करो। पैसा क्लीन है, इसीलिए दूसरे के नाम पर रखता हूँ ताकि मुझे ट्रेस न किया जाए। मोटे ने तुम्हारा कंधा पकड़ा। वैसे बता दूं, कल रात बीवी ने अपने पुलिस फ्रेंड से तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया, क्लीन था। हुआबेई भी लेट नहीं था, इसलिए रिलैक्स। तुम्हारा दिल उछला। अच्छा, मोटे तुमने और बीवी ने मिलकर मुझे चेक किया? वो तो बीवी ने किया था, सुबह उसने बताया, लेकिन ये तुम्हारे लिए बड़ी राहत थी। यानी सिस्टम का कैशबैक किसी ट्रेस में नहीं आता। कम बकवास करो, पहले कार खरीदने चलो। दोनों सीधे कल वाले मर्सिडीज 4 स्टोर। किसी ने नोटिस नहीं किया कि जिस मोमेंट तुमने टैक्सी ली, उसी मोमेंट एक एम्बुलेंस एक और रोड से गुजरी। स्टोर के दूर पर मोटे का पहला सवाल, फेरारी क्यों नहीं खरीदते? हमारी उम्र में मर्सिडीज थोड़ा ओल्ड लगता है। इस छोटे शहर में फेरारी 4S है क्या? और ये स्टोर में मेबाक S क्लास है, वो भी काफी है। और वैसे ये कार तुम्हारी बीवी के नाम पर जाएगी, चलाओगे तुम, खुश रहो। मोटे ने फिर कंडीशन रिस्पॉन्स में तुम्हारा हाथ पकड़ लिया।
और वही सॉन्ग गाने लगा। हमेशा मांगता रहा। जा, तुमने फेंका उसका हाथ। सेल्स पर्सन के पास गए। उसने देखते ही एटीट्यूड रिस्पेक्टफुल कर लिया, बिना किसी डिस्कशन के। सबसे महंगी मेबाक S680। सेल्स गर्ल की एक आवाज निकली। तुरंत मिनी स्कर्ट पहनी एक टीम तुम्हारे इर्द गिर्द। मोटा तो कंप्लीट इडियट बन गया। तुम शांत रहे। कार सिलेक्ट की। झाओ होंगजुन का कार्ड और आईडी। टोटल 3,680,000 युआन। बधाई होस्ट 10x कैशबैक। 36,800,000 युआन क्रेडिटेड। तुम्हें परवाह नहीं कि महंगी थी या नहीं, जितनी महंगी उतना अच्छा। अकाउंट में बैलेंस अब करोड़ों की लाइन क्रॉस करने वाला था। मोटे ने पेमेंट सक्सेस सुनी और आईज वाइड ओपन। भाई 3.68 मिलियन। बीवी को पता चला तो हार्ट अटैक हो जाएगा। बेकार बात मत करो, ये कार तुम्हारी है, आगे मेरे पैसे मत पूछना, रोज खाना मिलेगा बस। मोटे ने फिर फेक सैल्यूट। समझ गया। मोटा मेबाक में बैठा, विंडो भी नहीं बंद की। राह चलते लोगों की जेलस नजरें एंजॉय करते हुए फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री की हालत देखकर तुम समझ गए, ये तो ऑलरेडी बर्बाद थी, तभी तो सैलरी नहीं दी। मोटे, फैक्ट्री में तुम्हारी लॉन्ग लेगेड कजिन सिस्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है ना, फिर तुम्हारी सैलरी क्यों रुकी? तुमने वो टॉपिक छेड़ा जो मोटे को इरिटेट करता है। तुम्हें उसकी क्या याद आई? मोटे की आंखें तुम पर। तुम भी मैरिड विमेन में इन्वॉल्व हो गए हो। मेरी कजिन के 3 बच्चे हैं। बकवास। बचपन में उसने हमें एग रोल्स खिलाए थे, मैं उसे बड़ी बहन मानता हूँ। मोटे ने थूका। फिर साए, फैक्ट्री की कंडीशन खराब है। कजिन चाहे भी तो पहले सैलरी नहीं दे सकती। लोग बात करेंगे, कंधे उचकाए, लेकिन अब जॉब छोड़ रहा हूँ तो पैसे तो देने पड़ेंगे। चलो कजिन को डिनर पर ले जाते हैं। तुम्हारे अंदर सीईओ की आत्मा है। बकवास। तुम्हारी बहन है, मैं उसे ट्रीट दूंगा। बस बातों में मेबाक फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग तक आ गई। कुछ मिनट्स बाद ऑफिस के अंदर से आवाजें। रिजाइन, झूठाओ। मैंने कहा रिजाइन करना है तो मैं तुरंत करूं। एक बड़ा बूढ़ा गंजा मोटे पर चिल्ला रहा था। नुकसान की भरपाई नहीं, उल्टे पैसे मांगते हो। तुम्हारी आंखें ठंडी हो गई। मेरा भाई इस जगह कैसे रहा? मोटे ने गुस्सा पीते हुए कहा। वाइस डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है? फू जिंगकुई, फैक्ट्री का वाइस डायरेक्टर, मोटे का डायरेक्ट बॉस। ये आदमी कंजूस, परवर्टेड और बदनाम था। मोटे की कजिन सिस्टर पर नजर थी। मोटे उससे दूर रहता था, लेकिन फू जिंगकुई को ये भी नहीं पता था कि वाइस डायरेक्टर कहलाना उसे सबसे ज्यादा चुभता था। जैसे रिमाइंडर हो, हमेशा दूसरा। फू जिंगकुई ने लापरवाही से चेयर पर टिककर सिगरेट जलाई। सैनबिरू पहना है तो क्या हुआ? थोड़े से पैसों के लिए इतना जरूरी था? एक कश लेकर कॉन्टेम्प से बोला, जा रहे हो ना, जाओ। कहाँ जा रहे हो मुझे क्या, इतने पर ध्यान मत दो। इंसल्ट, कॉन्टेम्प्ट, ह्यूमिलिएशन। मोटा तुरंत एक्सप्लोड होने की कगार पर था। तो मतलब तुम सैलरी नहीं दोगे? पाक। फू जिंगकुई धड़ाम से उठा। मोटे की नाक पर उंगली। तुम्हें हिंदी नहीं आती? सैलरी चाहिए तो तुम्हारी कजिन आकर मुझसे पर्सनली मांगे। फिर उसने अपनी पैंट्स पर खुजाते हुए लियरिंग स्माइल दी। अगर तुम्हारी कजिन मुझे एक खास फेवर दे तो शायद 1000 से 800 युआन दे दूं। मोटे का दिमाग एकदम ऑफ। उसकी बड़ी बड़ी फिस्ट सीधे फू जिंगकुई के माथे पर। थर्ड, फू जिंगकुई धराशायी। फिर चिल्लाना शुरू किया, मर्डर, हेल्प, कोई है? मोटा कंफ्यूज्ड। मैंने तो ठीक से मारा भी नहीं था, ये इतनी जल्दी कैसे गिरा? तुम क्लियरली देख रहे थे, ये आदमी पहले से प्लान कर रहा था। मोटे को हिट करने के लिए प्रोवोक करता, फिर सैलरी भी नहीं देता और उल्टा पैसे ऐंठता। ये स्कीम बहुत एक्सपीरियंस लग रही थी। तुम झट से आगे आए, मोटे को पकड़ा। मोटे, रुको, हाथ मत उठाओ, मोटे ने चिल्लाया। वो एक्टिंग कर रहा है, मैंने ठीक से हिट भी नहीं किया। तुमने धीमी आवाज में आंखें ठंडी करके कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम मत मारो, मैं करता हूँ। अगले सेकंड तुम पलटे। धाम। तुम्हारी एक किक ने फू जिंगकुई की नोज ब्रिज तोड़ दी। दोनों नथुनों से ब्लड। पीछे की वॉल पर सिर टकराया। पूरे होश उड़ गए। तुम रुके नहीं। मेरे भाई को इंसल्ट किया, उसकी कजिन को मोलिस्ट करने की धमकी दी। मैं तुम्हें कास्ट्रेट कर दूंगा। आखिरी किक सीधे पैंट्स पर। फू जिंगकुई की एक दर्दनाक आवाज निकली। वो पीछे हटता रहा। रुको, रुको, मर जाऊंगा। तभी ऑफिस का दूर धड़ाम से खुला। 7 से 8 बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसे। सबने देखा, ऑफिस का बुली फू जिंगकुई लहूलुहान पड़ा था। फू जिंगकुई ने गार्ड्स देखे और गुस्से से चिल्लाया, अभी तक खड़े हो, इन दोनों को ठीक करो, मार दो इन्हें। मोटे ने चेयर उठाई। गार्ड्स ने बैटन्स निकाले। तुमने हाथ उठाकर मोटे को रोका। ठंडी नजर से गार्ड्स को देखा। इस फैक्ट्री ने तुम्हारी सैलरी भी रोकी है ना? एक मंथ 2000 या 3000, इतने के लिए मर्डर करना ठीक है? और तुम्हारी सैलरी भी उसी ने रोकी है। गार्ड्स एक पल के लिए हेजिटेट हुए। फू जिंगकुई तुरंत बोला, ये सुनने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो।
मैं बाद में सैलरी डबल दूंगा। गार्ड्स की आंखें फिर हंग्री। तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा। रीजनेबल लोगों से बात होती है। अगले सेकंड मोटे ने तुम्हें पीछे किया। भाई सॉरी, इतने पैसों के लिए ये सब वर्थ नहीं था, लेकिन लड़ाई होगी तो तुम पहले निकलना। फू जिंकुई चाहे जो भी हो, मुझे एक्चुअली मार नहीं सकता। मोटे ने चेयर उठाई। दरवाजा फिर खुला। एक ऊंची आवाज, झूठाओ, रुको। इतने सारे लोग दो को मार रहे हो, पागल हो? सब रुक गए। तुम्हारी आंखें उस डायरेक्शन में। एक थॉट अनायास निकला। लॉन्ग लेगेड कजिन सिगरेट पीते पीते गाली देने लगे। तुम्हारे बाप की तरह हुक्म चलाते हो और सैलरी भी रोकी है। आज भागे तो तुम्हारे बाप का